हमारी कहानी शुरू होती है सेंट एंसेस्ट्रियल माउंटेन से, जहाँ पर हमें दो छोटे से डेमन दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक को एक बड़ा सा बीस्ट उठाकर एक सिटी की तरफ चला जाता है, जहाँ पूरी दुनिया एज ऑफ डार्कनेस की वजह से खत्म हो गई थी। तो ये सिटी जो पहाड़ों से छुपी हुई थी बच गई। ये छोटी सी सिटी जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक होप थी, इसलिए इसे ग्लोरी सिटी बोलते हैं। यहाँ पर हम आते हैं अभी होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट पे, जहाँ पे फाइटर अप्रेंटिस की क्लास चल रही थी। कुछ बच्चे बातें कर रहे थे और उनमें से एक ने बोला, ये जो नई टीचर आई है वो सेक्रेड फैमिली से है और वो एक सिल्वर रैंक डेमन स्पेशलिस्ट है। तो दूसरे ने बोला, सेक्रेड फैमिली, वो तो ग्लोरी सिटी की 3 मेजर फैमिलीज में से एक है। तभी टीचर शंजीव ने फाइटर और डेमन स्पेशलिस्ट के बारे में बताना शुरू किया। उनने बताया कि डेमन स्पेशलिस्ट और फाइटर्स के 5 रैंक होते हैं, ब्रॉन्ज, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर ब्लैक गोल्ड और एंड में आता है लेजेंड रैंक। और हर रैंक के अपने 5 स्टार लेवल होते हैं। जो फाइटर्स होते हैं वो अपनी ताकत यूज करते हैं फाइट में, और जो डेमन स्पेशलिस्ट होते हैं वो डेमन्स को अपने सोल रेल में जोड़ लेते हैं और फाइट में वो दोनों एक हो जाते हैं और वो एक फाइटर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। टीचर संजीव ने बताया कि वो भी एक डेमन स्पेशलिस्ट है और उनकी जो डेमन स्पिरिट है वो है स्कारलेट फ्लेमिंग फॉक्स। ये बोलते ही टीचर संजीव एक फॉक्स लाइक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गई। उन्होंने बताया कि जब मैं इसमें मर्ज हो जाती हूँ तो मुझे इसकी ताकत और फायर एबिलिटी मिल जाती है। ये एक गोल्ड रैंक बीस्ट है, तो मैं जो हाईएस्ट रैंक तक पहुँच सकती हूँ वो है गोल्ड रैंक। और हाँ, उसके बाद मैं इसको कोई और पावरफुल डेमन से बदल भी सकती हूँ। ये देख सारे बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और टीचर संजीव की तारीफ करते हैं। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि नीलाई सो रहा रहता है और तभी अचानक आसमान से एक रोशनी आती है और नीलाई को जा लगती है। नीलाई की आंखें खुलती है और वो उठ खड़ा होता है। नीलाई कहता है, कहाँ पर हूँ मैं? वो शौक में आ जाता है और बोलता है, मेरे हाथ इतने छोटे कैसे हो गए? और फिर जब उसने सामने देखा तो उसे टीचर संजीव दिखती है। ये देख वो बोल पड़ता है, टीचर संजीव, मैं होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट में हूँ। नीलाई फिर गहरी सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि वो तो अभी सेज एम्परर और उनके 6 डाइटी बीच से गिरा हुआ था। उसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की और वो बैटल में मारा गया था। उसने सोचा कि क्या वो वापस आ गया होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट में, क्या वो रिबॉर्न हो गया है? फिर वो जब अपने आजू बाजू में देखता है तब उसे लुपाओ और ड्यूसी दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि ये लोग जिंदा है। फिर उसकी नजरें जाती है येजून की तरफ और ये देख के उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, येजून, वो भी जिंदा है? नीलाई अपने आप को चिमटी काटता है और सोचता है, मैं सच्ची में वापस आ गया हूँ, ये कोई सपना तो नहीं। तभी नीलाई को याद आता है टेम्परल डेमन स्पिरिट बुक के बारे में और वो सोचता है ये सब इसी की वजह से हुआ होगा। तभी वो अपनी बुक को ढूंढने लगता है, लेकिन ढूंढने के बावजूद भी उसे वो बुक नहीं मिलती। उसे याद आता है वो बुक हमेशा से उसके साथ रही थी। जब से उसे वो मिली थी वो उसके खून से जुड़ गई थी। वो सोचा कि ये टेम्परल डेमन स्पिरिट बुक ही है जो उसे 13 साल की उम्र में वापस ले आई है। नीलाई की पिछली लाइफ में ग्लोरी सिटी पे बहुत भयंकर हमला हुआ था स्नोविंड डेमन बीस्ट के द्वारा। ग्लोरी सिटी के जो गार्डियन है द लेजेंड रैंक लॉर्ड येमो, वो भी मारे गए थे इस बैटल में। सिर्फ कुछ हजार लोग ही बच पाए थे और सब साथ में एंडलेस डेजर्ट जो सेंट एंसेस्ट्रियल माउंटेन के ईस्ट में है वहाँ भाग गए थे। जब वो लोग भाग रहे थे तब एक के बाद एक मरते रहे। एक दिन जब माहौल बड़ा ही शांत था, जहाँ चारों तरफ मौत थी, येजून और मैंने रात साथ में गुजारी। हम लोग साथ में चलते रहे एंडलेस डेजर्ट में। हमें बस एक दूसरे की मुस्कुराहट ने ही जिंदा रखा हुआ था, लेकिन खुशियाँ हमेशा थोड़ी देर की ही रहती है। नीलाई को एक आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तब तक बहुत देर हो गई थी। एक बीस्ट ने येजून पे हमला कर दिया था, जिसके कारण वो मारी गई थी। जैसे तैसे वो जिंदा रह रहा था। उसने एंडलेस डेजर्ट पार कर दिया था। वो डिवाइन कॉन्टिनेंट में पहुंचा था। वहाँ पर उसे बहुत सारे लोग मिले जो डेमन बीस्ट से बचकर जिंदा रह रहे थे। उसके सफर में उसे बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें मिली, जिसमें से एक थी टेम्परल डेमन स्पिरिट बुक। बहुत दुख की बात थी कि उस वक्त वो बहुत ही कमजोर था जब ग्लोरी सिटी पे हमला हुआ था। उसकी फैमिली और उसके भाई लोग सब मारे गए थे उस बैटल में और येजून भी मारी गई थी जब वो लोग भाग रहे थे। जब नीलाई वो बैटल में मरा, उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि काश वो दिन देख सके जब वो येजून से पहली बार मिला था, अगर ऊपर वाले ने उसे एक दूसरा मौका दिया तो। फिर हमें 13 साल का नीलाई दिखा जाता है और वो बहुत ही खुश होता है और वो सोचता है, भगवान ने मुझे दूसरा चांस दे दिया और मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं ग्लोरी सिटी को खत्म होने नहीं दूंगा। नीलाई ने येजून की तरफ देखा और सोचा, अगर ग्लोरी सिटी खत्म नहीं होती तो येजून जो सिटी लॉर्ड की बेटी है वो मेरे जैसे फैमिली वाले की तरफ तो देखती भी नहीं। नीलाई फिर थोड़ा मुस्कुराया और सोचा, अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो ये सब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मेरे पास टैलेंट थोड़ा कम है, मुझे जो नॉलेज मिली मेरी पिछली लाइफ में उससे तो मेरे लिए पावरफुल होना कोई बड़ी बात नहीं है। नीलाई को मुस्कुराते देख लुपाओ ने बोला, ये नीलाई, तू इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? ये सुन के नीलाई थोड़ा चुप हो गया, लेकिन फिर वो हंसते हुए बोला,
मैं बहुत खुश हूँ मेरे मीठे भाई तुझे देखकर। लुपाओ ये सुन के थोड़ा गुस्सा हो गया और बोला, तेरा मीठा भाई नहीं हूँ मैं, ये गेहूं के देवता, छोड़ मुझे। नीला ये सुन के थोड़ा हंसा और बोला, कोई बात नहीं, कुछ भी सोच तू, मेरे लिए तो तू मेरा मीठा भाई है। ये सुन के लुपाओ थोड़ा कंफ्यूज हो गया और नीलाई को देखते हुए बोला, पागल। लुपाओ फिर नीलाई को बताने लगा कि मुझे पता है कि तू एक नोबल है ग्लोरी सिटी में, लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ कि येजुन की तरफ देखते हुए, ये लड़की की तरफ देखना भी नहीं, इसकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत मिस्टीरियस है। प्रिंसिपल ने खुद उसका रूम अरेंज करवाया था जब वो ज्वाइन की थी। नीलाई हंसते हुए बोला, वो मेरी बंदी है। ये सुन लुपाओ थोड़ा टेंशन में आ गया। नीलाई को बड़ी येजुन याद आई और वो सोचा, ये छोटी सी बच्ची कब वो खूबसूरत हसीना बनेगी। नीलाई येजुन की तरफ देखते हुए सोचा, मैं तुझे हमेशा बचा के रखूंगा और हम लोग साथ में ही रहेंगे। येजुन जब पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि नीलाई उसे घूर रहा था, तो उसने सोचा, ये छिछोरा मुझे कब से घूर रहा है, अगर इसने मेरे पे लाइन मारी तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शेन्यू जब नीलाई को देख रहा रहता है तब उसे पता चलता है कि नीलाई उसे घूर रहा रहता है। ये देख शेन्यू थोड़ा गुस्सा हो जाता है। नीलाई को तब याद आता है कि शेन्यू सेक्रेट फैमिली से है, जो 3 मेजर फैमिलीज में से एक है, और शेंजियो भी उसकी आंट है। उसकी पिछली लाइफ में शेन्यू येजुन के पीछे पड़ा रहता था। ग्लोरी सिटी खत्म होने से पहले उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी। उन दोनों की फैमिली की बात करें तो दोनों बराबर है। अगर ग्लोरी सिटी खत्म नहीं होती तो पक्का उन दोनों की शादी हो गई होती। लेकिन जब ग्लोरी सिटी पे हमला हुआ था तो सेक्रेट फैमिली ग्लोरी सिटी को धोखा देकर भाग गई थी। बात यह है कि येजुन भी अभी शेन्यू को चाहती है और वो मुझे तो देखना भी नहीं चाहती। उसे लगता है कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। हमें फिर नीलाई और येजुन के वो पल दिखाए जाते हैं जब वो दोनों साथ में थे और अपना सफर कर रहे थे। तभी नीलाई थोड़ा मुस्कुराता है और येजुन की तरफ देखता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, कम से कम टेम्परल डेमन स्पिरिट बुक ने मुझे तुमसे वापस तो मिलाया। येजुन नीलाई को देखती है और सोचती है, कैसा पागल है ये जो मुझे घूर रहा है। उसी वक्त टीचर शेंजियो भी येजुन को देखती है और सोचती है कि येजुन जो ग्लोरी सिटी के लॉर्ड की बेटी है, जिनके ग्रैंडफादर लेजेंडरी रैंक लॉर्ड येमो है और इसके पास सियान सोल रेल्म है, ऐसी जीनियस बहुत कम देखने मिलती है। अगर शेन्यू येजुन के साथ शादी कर पाता है तो हमारी पावर ग्लोरी सिटी में और भी बढ़ जाएगी। इसीलिए हमने शेन्यू को येजुन की क्लास में लाया था। टीचर शेन्यू ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और स्टूडेंट्स को बताने लगती है कि आने वाले 2 सालों के लिए आप सभी मेरे स्टूडेंट हो। हालांकि स्कूल बोलता है आप सब बराबर हो, लेकिन मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ, ये दुनिया में इक्वालिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें ये बातें समझ आएगी। अपने सपनों की दुनिया से जितना जल्दी तुम बाहर आ जाओ उतना अच्छा है। ग्लोरी सिटी ही वो सिटी है जो एज ऑफ डार्कनेस से बच पाई थी, इसीलिए हम ही लोग हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए एक होप है। यहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं, डेमन स्पिरिचुअलिस्ट और फाइटर। हजारों फाइटर में से सिर्फ एक ही है जो डेमन स्पिरिचुअलिस्ट बन पाता है। आज के टाइम पे ग्लोरी सिटी के पास हजारों डेमन स्पिरिचुअलिस्ट है और हम ही लोग ग्लोरी सिटी को बचा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइटर और डेमन स्पिरिचुअलिस्ट के 5 रैंक होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड और लेजेंडरी रैंक। जितना बड़ा उनका रैंक होता है उतने ही वो पावरफुल होते हैं। अगर एक फैमिली में गोल्ड रैंक हो तो वो फैमिली एरिस्टोक्रेट बन जाती है। अगर कोई ब्लैक गोल्ड रैंक होता है तो वो फैमिली नोबल बन जाती है। और अगर आपको 3 मेजर फैमिलीज में से एक बनना है तो आपकी फैमिली में 3 ब्लैक गोल्ड या फिर 1 लेजेंड रैंक होना चाहिए। आप लोगों में से कुछ होंगे कॉमनर और कुछ होंगे नोबल फैमिली से। हालांकि आप लोग साथ में शुरुआत कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बराबर हो। मैं आशा करती हूँ कि सबको पता है कि आपकी कितनी औकात है। एक कॉमनर हमेशा कॉमनर ही रहेगा और एक नोबल बनना उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो बड़े बनने के सपने छोड़ दो, कोई भी अपनी औकात से बड़ा नहीं बन सकता। तभी हमें ड्यूजी दिखाया जाता है जो बहुत ही निराश हो जाता है ये सुन के। नीलाई जब ड्यूजी की तरफ देखता है तो उसे याद आता है कि हालांकि ड्यूजी की फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी उसकी पिछली लाइफ में, लेकिन ड्यूजी फिर भी बहुत मेहनत करता था। उसके पास ना ही फैमिली का सपोर्ट था ना ही कोई टैलेंट, फिर भी वो गोल्ड रैंक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट बना अपनी मेहनत से। जब ग्लोरी सिटी पे हमला हुआ था तब सारे नोबल्स भागने की देख रहे थे। तब ड्यूजी जैसे कॉमनर लोग ही थे जो अपनी आखिरी सांस तक ग्लोरी सिटी के लिए लड़े। जो सबसे पहले भागे थे वो थी सेक्रेट फैमिली। फिर नीलाई गुस्से से खड़ा होता है और बोलता है, टीचर शेंजियो, मेरा एक क्वेश्चन है। टीचर शेंजियो ये सुन के सोचती है, ये छिचोरा जो येजुन पे नजरें रखता है और मुझसे बहस करना चाहता है। टीचर शेंजियो ने बोला, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? आपने बताया कि एज ऑफ डार्कनेस से सिर्फ ग्लोरी सिटी ही सर्वाइव कर पाई और हम ही लोग सिर्फ जिंदा है। इस बात का क्या सबूत है आपके पास? क्या आप कभी सेंट एंसेस्ट्रियल माउंटेन के बाहर भी गए हो? क्या आप कभी एंडलेस डेजर्ट, टॉक्सिक फॉरेस्ट, ब्लडबून मार्श, हेवनली लस्टर माउंटेन या नदर स्नो गए हो? ये बातें सुन के टीचर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, क्या हेवनली लस्टर माउंटेन, नदर स्नो की बात कर रहे हो तुम? मैं हमेशा से ग्लोरी सिटी में रही हूँ, मैं कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई हूँ।
तो नीलाई हंसते हुए बोलता है, जब आप कभी गए ही नहीं ऐसी जगहों पे तो आप कैसे बोल सकते हो सिर्फ हम ही लोग जिंदा है। ये सुन सारे बच्चे भी बातें करने लगते हैं इस बारे में। ये देख शिनज़ू थोड़ी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि सिर्फ हम ही लोग जिंदा नहीं है। ये सुन के नीलाई हंसते हुए बोलता है, सबूत, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मेंढक था जो कुएं में ही रहा था जब से वो पैदा हुआ था। तो हमेशा से उसने एक छोटा सा आसमान देखा था। तो वो बोलने लगा कि आसमान सिर्फ एक कुएं के होल जितना ही है। क्या आसमान सही में कुएं के होल जितना ही है? इसलिए हम कहते हैं कि कुएं के मेंढक की सोच सिर्फ कुएं जितनी ही होती है। ये सुन के सारे बच्चे हंसना शुरू करते हैं और नीलाई की तारीफ करते हैं। टीचर शिनज़ू थोड़े गुस्से में आती है और सोचती है कि इसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे कुएं का मेंढक बोल रहा है। येजुन भी ये सुन के हंसती है और सोचती है कितनी अलग सोच है नीलाई की। नीलाई जब येजुन को हंसते हुए देखता है तो उसे आंख मारता है। ये देख येजुन थोड़ा शर्मा जाती है। नीलाई के साथ बैठा हुआ लुपाओ सोचता है खुल्लम खुल्ला टीचर की बेइज्जती करना और येजुन को छेड़ना, जहाँ पना तुसी ग्रेट हो। नीलाई टीचर को बोलता है, मेरा एक और क्वेश्चन है। अभी टीचर शिनज़ू गुस्से में होती है और बोलती है, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? नीलाई बोलता है कि आपने कहा कि एक कॉमनर हमेशा कॉमनर ही रहेगा। क्या लॉर्ड येमो भी एक कॉमनर नहीं थे जब वो छोटे थे? क्या टीचर को यह बात नहीं पता? ये सुन के सारे बच्चे टीचर की तरफ देखते हैं। हमें तभी लॉर्ड येमो की तस्वीर दिखाई जाती है और एक स्टूडेंट खुशी के साथ बोलता है, लॉर्ड येमो, हाँ वो भी तो एक कॉमनर थे। और तभी ड्यूजी की भी आंखें खुल जाती है। नीलाई की बातें सुन टीचर गुस्से से बोलती है, ग्लोरी सिटी की 100 साल की हिस्ट्री में सिर्फ एक लॉर्ड येमो ही है जो ये मुकाम पा सके। नीलाई हंसते हुए बोलता है, आपने तो बोला था ये हो ही नहीं सकता। क्या आप अभी अपनी बात से मुकर रहे हो? लॉर्ड येमो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। भले ही आप कमज़ोर पैदा हुए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप कुछ भी बन सकते हो। ये सुन टीचर शिनज़ू गुस्सा हो जाती है, लेकिन सभी कॉमनर्स नीलाई को एक होपफुल नज़रों से देखना शुरू करते हैं। टीचर शिनज़ू बोलती है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम बातों को तोड़ मरोड़ के बोलोगे तो वो सच हो जाएगी? तुम अभी सिर्फ लॉर्ड येमो की सक्सेस देख रहे हो, उन हजारों को भी देखो जो कभी फाइटर भी नहीं बन पाए। नीला है ना, मुझे देख के लग रहा है कि तुम एक एरिस्टोक्रेट फैमिली से हो जिसे नहीं पता कब बोलना चाहिए और कब नहीं। अभी देखते हैं आप में क्या टैलेंट है। वो एक स्क्रोल में देखकर बताती है कि नीलाई के पास सबसे कमजोर रेड सोल रेल्म है और उसकी सोल फोर्स सिर्फ 5 है और स्ट्रेंथ सिर्फ 21। वो बोलती है कि ऐसे टैलेंट के साथ तो तुम सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक फाइटर ही बन पाओगे अपनी पूरी जिंदगी में। एक डेमन स्पेशलिस्ट बनना तो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। तुम तो एक कॉमनर से भी गए गुजरे हो, तभी तुम ऐसी फालतू बातें कर रहे हो। ये सुन कुछ बच्चे नीलाई को निराशा भरी नजरों से देखते हैं। शेन्यू ये सुन अजीब सी मुस्कुराहट से सोचता है, ऐसे कचरे लोग ही ऐसी छोटी सी क्लास में होते हैं। अगर येजुन नहीं होती तो मैं ऐसी क्लास कभी ज्वाइन नहीं करता। टीचर गुस्से में बोलती है, तुम्हारा जो टैलेंट है उससे तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली में भी कोई नहीं पूछेगा। ये सुन नीलाई का कूल टूट जाता है और वो बोलता है, टीचर आपको क्या लगता है किसी की सोल रियल उसका फ्यूचर बता सकती है? आप जिस तरह से बोल रहे हो उससे तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ गिफ्टेड लोगों के साथ ही हो और कमजोरों की तो आप सिर्फ बेइज्जती करना चाहते हो और फिर भी हमें दुनियादारी का ज्ञान बांट रहे हो। टीचर शिनज़ू ये सुन के सोचती है, ये सिर्फ अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। फिर वह बोलती है कि चुप हो जाओ, कौन हो तुम जो अपनी टीचर का ऐसा उल्टा बोलने की हिम्मत रखते हो? नीलाई बोलता है कि मुझे तो आपको टीचर बोलने में भी शर्म आती है। मुझे विश्वास है कि इसी क्लास में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो आपकी सोच के परे निकल जाएंगे और बहुत बड़े मुकाम हासिल कर लेंगे। हमें प्यार से समझाने की जगह आप ऐसी बातें करके बच्चों को नीचा दिखा रहे हो। आप तो टीचर होने के भी लायक नहीं हो। हालांकि मेरे में टैलेंट कम है तो क्या, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं एक लेजेंड रैंक डेमन स्पेशलिस्ट बन जाऊंगा और ग्लोरी सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। ये सुन येज़ू नीलाई की तरफ देखती है और शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन शिनज़ू को ये बात अच्छी नहीं लगती। नीलाई की बातें सुन टीचर हंसने लगती है और बोलती है कि इससे बढ़िया मजाक मैंने आज तक नहीं सुना। एक रेड सोल रेल्म वाला लेजेंडरी रैंक बनने के सपने देख रहा है। जब लॉर्ड येमो छोटे थे तभी भी उनमें बहुत टैलेंट था और उनके पास सियान सोल रेल्म थी। तुम्हें क्या लगता है कि किस्मत से ही तुम आगे बढ़ सकते हो? बकवास, अपना मुंह चलाने से अच्छा है तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। नीलाई बोलता है, मुझे पता है आपको ये बातें समझ नहीं आएगी, लेकिन एक दिन मैं आपका मुंह बंद करके रहूंगा। एक इंसान क्या है आज, वो देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो कल क्या बन सकता है। हम प्रैक्टिशनर लोग पहले ही इम्पॉसिबल को चैलेंज कर रहे हैं उस ऊपर वाले के नियमों को तोड़कर। ये सुन के सारे कॉमनर्स बच्चों में एक आशा की किरण लौट आती है। नीलाई कहता है कि अगर किसी में लड़ने की चाह और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की इच्छा नहीं है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होने के बावजूद भी वो किसी काम का नहीं है। टीचर शिनज़ू क्या बोलते हो, हम एक शर्त लगाए? टीचर बोलती है, कैसी शर्त? नीलाई कहता है, अभी आने वाले टेस्ट में जो 2 महीने बाद है मैं एक ब्रॉन्ज रैंक डेमन स्पेशलिस्ट बन के दिखाऊंगा। अगर मैं नहीं बन पाया तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं बन गया तो आपको स्कूल छोड़ना होगा। ये सुन लुपाओ, ड्यूजी, शेन्यू, येज़ून
सभी हैरान हो जाते हैं। तभी टीचर हंसते हुए बोलती है, इतनी बड़ी बातें, क्या मजाक है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी सोल फोर्स को 5 से 100 तक ले जा सकते हो 2 महीने में। ये सुन निलाई सीरियस हो जाता है और बोलता है, मैं तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा हूँ, क्या टीचर को डर लग रहा है। ये सुन टीचर कहती है, ऐसी बात है तो मुझे मंजूर है, मुझे विश्वास है तुम जैसा घमंडी बच्चा ऐसा कुछ नहीं पा सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो इतनी बड़ी बातें कर रहा है। इतनी रूडली तुम अपनी टीचर से बात कर रहे हो। जाओ, आने वाले 2 महीने के लिए तुम क्लास के पीछे खड़े रहोगे। नीलाई पीछे जाते वक्त कहता है, आपने शर्त मंजूर कर ली है, पछताना मत। टीचर ये सुन कहती है, क्या मजाक है, तुम रोते हुए मेरी तरफ मत आना। ये सुन कुछ नोबल बच्चे नीलाई को चिढ़ाते हुए कहते हैं, फ्यूचर लेजेंड रैंक डेमन स्पेशलिस्ट को पनिश कर दिया। क्या तुझे डर नहीं लगता स्कूल से निकाल देंगे तो? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल गए अभी। वहीं दूसरी ओर ड्यूजी नीलाई को देखता है और सोचता है, नीलाई भी एक नोबल है और फिर भी वो हम जैसे कॉमनर्स के लिए खड़ा हुआ और उसे पनिश कर दिया। ये देख मैं कैसे बैठ सकता हूँ। और फिर वो नीलाई के साथ जाके खड़ा हो जाता है। ये देख नीलाई खुश हो जाता है, लेकिन टीचर गुस्से में बोलती है, तुम्हें भी खड़े रहने का शौक है तो तुम भी खड़े रहो उसके साथ। तभी लुपाओ खड़ा होता है और नीलाई के साथ जाके खड़ा हो जाता है। ये देख नीलाई लुपाओ को पूछता है, तू क्या कर रहा है। तो लुपाओ बोलता है कि बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा था, सोचा खड़ा रहूंगा तो कूल लगूंगा। ये सुन नीलाई हंसने लग जाता है और बहुत ही खुश हो जाता है। कुछ और कॉमनर बच्चे भी ये देख नीलाई की तारीफ करते हुए कहते हैं, यही है जो हम जैसे कॉमनर्स के लिए खड़ा हुआ है और इतनी बड़ी बेट भी लगा दी। नीलाई एक भरोसेमंद इंसान लगता है। हाँ, मैं भी नीलाई का साथ दूंगा एंड तक। तभी 3 और कॉमनर भी नीलाई के साथ खड़े हो जाते हैं। ये देख नीलाई सोचता है, इतने भाइयों के साथ खड़ा रहना इतना भी बुरा नहीं है। टीचर शिनजियो अपनी क्लास कंटिन्यू करती है। वो बताती है कि सोल फोर्स टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। येजियुन के पास सियान सोल रेल्म है और उसकी सोल फोर्स 86 है। शेन्यू और जाओ निंजर दोनों के पास ग्रीन सोल रेल्म है और उनकी सोल फोर्स है 78। ये लोग बहुत ही जल्दी 1 स्टार ब्रॉन्ज रेल्म तक पहुंच जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है ये देख के। सभी बच्चे येसुन, येजियुन, शेन्यू और निंजर की तारीफ करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे टैलेंट के साथ तो ये लेजेंड रैंक तक भी पहुंच जाएंगे। तभी नीलाई जाओ निंजर की तरफ देखता है और उसे याद आता है कि वो जाओ फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। जाओ फैमिली 7 नोबल फैमिलीज में से एक है। उसकी सोल फोर्स येजियुन से बस थोड़ी ही कम है। ग्लोरी सिटी खत्म होने से पहले वो सिल्वर रैंक डेमन स्पेशलिस्ट बन गई थी। सभी लोग येजुन और निंजर को ट्विन स्टार करके बोला करते थे। बात ये थी कि तीनों मेजर फैमिलीज का इन पे बहुत प्रेशर था, इसलिए जाओ फैमिली ने निंजर की शादी सेक्रेट फैमिली के शेन्यू के बड़े भाई से करवा दी थी। लेकिन निंजर को यह पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपनी फैमिली छोड़ दी और वो सेंट एंसेस्टर माउंटेन के ब्लैक डेविल फॉरेस्ट की तरफ चली गई और वापस कभी नहीं आई। नीलाई थोड़ा सा उदास हो जाता है और सोचता है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर मदद करूंगा उसकी ये लाइफ में। तभी टीचर शिनजी बताती है कि आने वाले डेमन स्पेशलिस्ट टेस्ट में जो 2 महीने बाद है, मैं आशा करती हूँ मुझे कुछ और 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक डेमन स्पेशलिस्ट देखने मिले। ये मेरे और होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट दोनों के लिए बहुत गर्व की बात होगी। ट्यूजी बताता है कि जब एक फाइटर या डेमन स्पेशलिस्ट की सोल फोर्स 100 तक पहुंच जाती है तब हम उसे 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक बोल सकते हैं। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं पहुंच पाते। अगर आपको ब्रॉन्ज रैंक फाइटर बनना है तो 100 किलो का पत्थर उठाना, एक पंच से पूरा झाड़ तोड़ देना, इतनी पावर होनी चाहिए आप में। अगर हम डेमन स्पेशलिस्ट की बात करें तो वो तो और भी मुश्किल है। उसके लिए हम सोल फोर्स देखते हैं। हर किसी की सोल फोर्स 7 तरह की होती है। सबसे कमजोर होती है रेड सोल फोर्स, उसके बाद आती है ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, सियान, अजूर और एंड में आती है इंडिगो। नॉर्मल लोगों के पास रेड सोल फोर्स होती है। एक डेमन स्पेशलिस्ट बनना भी उनके लिए इम्पॉसिबल होता है। जिनके पास येलो या ऑरेंज सोल फोर्स होती है उन्हें ही सोल फोर्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए, और जिनके पास ग्रीन या सियान सोल फोर्स होती है उन्हें हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट बोल सकते हैं। तभी कुछ बच्चे बातें करने लगते हैं कि अगर कोई 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंच जाए तभी वो ऑफिशियल फाइटर या डेमन स्पेशलिस्ट की क्लास में जा सकता है। वो लोग शेन्यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तो सेक्रेट फैमिली का मेंबर है, इसे तो हर तरह के एलिक्सर मिले जब से ये छोटा था, तभी ये हम सबसे बहुत आगे निकल गया है। उसके लिए तो बहुत ईजी है अपनी सोल फोर्स को 100 तक ले जाना, वो तो बस टेस्ट का इंतजार कर रहा होगा। शेन्यू सोचता है कि ये जिनके लायक तो सिर्फ मैं ही हूँ, नीलाई तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उसमें तो कितना एटीट्यूड है, मेरे आंट से चैलेंज लगा लिया कि वो 2 महीने में 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक बन जाएगा। एक रेड सोल रैम वाला ऐसा बोले, क्या मजाक है। टीचर शिनजी छोटी नजरों से नीलाई की तरफ देखती है और कहती है, जो बोल रहे थे कि वो 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंच जाएंगे, मैं देखना चाहती हूँ वो कहाँ तक पहुंचते हैं। ये सुन नीलाई हंसता है और सोचता है, 2 महीना तो बहुत टाइम है, मेरे पास ब्रॉन्ज रैंक पहुंचने के बाद भी थोड़ा टाइम बच जाएगा। नीलाई के साथ खड़ा हुआ लुपाओ नीलाई को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या वो येजुन को लाइक करता है। नीलाई बताता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है। ये सुन लुपाओ नीलाई को घूरता है
और गहरी सांस छोड़ने के बाद वो उसे बोलता है कि जा, मैं उसे तुझे देता हूँ, लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ ये जिन बहुत ही बड़े घर की है, ये ऐसी नहीं है जिसकी हम बराबरी कर सके। ये सुन उधर खड़ा ड्यूजी चिड़चिड़ा हो जाता है और उन्हें बोलता है कि तुम दोनों पागल हो गया। ये जिन एक जीनियस है जिसके पास सियान सोल रैल्म है, वो बहुत ही जल्दी 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक बन जाएगी और मुझे लगता है 2 महीने में तो वो ऑफिशियल डेमन स्पेशलिस्ट की क्लास में भी चली जाएगी। वो तुम्हें याद भी रखेगी या नहीं, उसमें भी डाउट है। फिर वो बोलता है कि तुम नोबल्स में मुझे सबसे बुरा यही लगता है कि जब देखो तुम लोग लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो, कोई मेहनत, कोई ट्रेनिंग, कुछ नहीं करना। ये सुन लुपाओ ड्यूजी को समझाता है कि क्या मतलब तेरा, हम लोग सिर्फ लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं। मैं हर दिन मेहनत करता हूँ और सिर्फ आधे दिन ही लड़कियों के बारे में सोचता हूँ। ये सुन ड्यूजी शौक में आ जाता है और कहता है हे भगवान, ये कैसे लोगों के साथ आ गया मैं। फिर लुपाओ और ड्यूजी का झगड़ा शुरू हो जाता है। ड्यूजी नीलाई को समझाता है ये लड़कियों का चक्कर छोड़ दो, हम ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं। ये सुन नीलाई मुस्कुराता है और कहता है तू टेंशन मत ले, जो भी मैंने सोचा है मैं वो सब पा सकता हूँ। ये सुन ड्यूजी हंसता है और कहता है ठीक है, जो भी हो मैं तेरे साथ ही रहूंगा। नीलाई ड्यूजी और लुपाओ को कहता है मैं तुम दोनों को भी एक स्ट्रॉन्ग डेमन स्पेशलिस्ट बनाऊंगा। लुपाओ ये सुन के कहता है छोड़ो भाई, मेरे पास तो रेड सोल रैल्म है और मेरी फैमिली के एलिक्सर से मैं सिर्फ एक फाइटर ही बन सकता हूँ। एक डेमन स्पेशलिस्ट बनना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ड्यूजी कहता है क्या मतलब एक फाइटर बन के, जितना तुम मेहनत करोगे वो उतना ही मुश्किल होता जाता है। एक फाइटर डेमन स्पेशलिस्ट के कभी बराबर नहीं हो सकता। एक बैटल में लेजेंड रैंक फाइटर एक ब्लैक गोल्ड रैंक डेमन स्पेशलिस्ट के भी बराबर नहीं होता। तुम्हें तो पता ही होना चाहिए डेमन स्पेशलिस्ट कितने पावरफुल होते हैं। ये सुन लुपाओ सोचने लगता है और कहता है चलो अच्छा है, तो मैं एक लेजेंड रैंक फाइटर नहीं बनूंगा, एक गोल्ड रैंक फाइटर बन के भी मैं खुश हूँ। ये सुन ड्यूजी की आंखें बाहर आ जाती है। नीलाई कहता है कि एक रेड सोल रैल्म हुई तो क्या हुआ, मेरे पास भी तो वही है। ये सुन ड्यूजी पूछता है नीलाई क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है अपनी सोल फोर्स बढ़ाने का। नीलाई कहता है बस मेरी बात मानो और पीछे मत हटना। ड्यूजी कहता है पीछे हटना कभी नहीं। लुपाओ कहता है ये मुश्किल तो नहीं होगा ना, अगर मैं एक डेमन स्पेशलिस्ट बन गया तो मेरे डैड मुझे नहीं मारेंगे। ये सुन ड्यूजी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है एक डेमन स्पेशलिस्ट बनना है तुम्हें और तुम कहते हो वो मुश्किल नहीं होगा, क्या पागल वागल हो तुम। नीलाई हंसते हुए कहता है इतना मुश्किल भी नहीं होगा, हमें बस बहुत सारे पैसे चाहिए। लुपाओ खुश हो जाता है और कहता है हमें बस पैसे चाहिए और हम डेमन स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। हा तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास 2000 स्पिरिट कॉइन है जो एक कॉमनर फैमिली के घर खर्च के बराबर है। ये सुन नीलाई टेंशन में आता है और कहता है 2000 स्पिरिट कॉइन से तो क्या होगा, हमें कम से कम 1 मिलियन स्पिरिट कॉइन चाहिए या शायद 10 मिलियन कॉइन्स भी लग सकते हैं। ये सुन ड्यूजी और लुपाओ दोनों को ही बहुत बड़ा शौक लगता है। नीला एक हेमली मार्क फैमिली से बिलोंग करता है। वो एक एरिस्टोक्रेट फैमिली है जिनकी अभी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही। फैमिली की सालाना इनकम 6 लाख कॉइन्स है, लेकिन उनके बच्चों की फीस ही 3 लाख कॉइन्स है और बाकी भी फैमिली के खर्चे इतने हो जाते हैं कि उन्हें गुजारा करने के लिए अपना फैमिली बिजनेस बेचना पड़ता है। अब सिर्फ कोई यंगर जनरेशन का बंदा ही है जो उनकी फैमिली कंडीशन को सुधार सकता है। तभी स्कूल की छुट्टी और सभी बच्चे बाहर जाने लगते हैं। स्कूल के बाहर एक मार्केट रहता है जहाँ पर एक दुकानदार आर्मर बेच रहा रहता है। वो बताता है कि उसके पास ब्रॉन्ज रैंक आर्मर है जिसमें स्नो विंड पैटर्न इंस्क्राइब है। ये सुन बहुत बच्चे उसे देखने आते हैं। एक बच्चा पूछता है कितने का है ये, तो दुकानदार बताता है ये 60,000 स्पिरिट कॉइन्स का है। ये सुन वो कहता है ये तो बहुत ही महंगा है। तो दुकानदार गुस्से में उसे बताता है कि ये एक ब्रॉन्ज रैंक आर्मर है जिसमें स्नो विंड पैटर्न इंस्क्राइब है और ये पैटर्न को बनाने के लिए उनने स्नो विंड बैंशी का खून यूज किया, और वो भी ऐसी बैंशी जो बहुत पावरफुल थी। स्नो विंड बैंशी को मारना कोई आसान बात नहीं होती और उसी की वजह से इसमें बहुत अच्छी अटैकिंग एबिलिटी है। ये एक स्नो विंड टाइप फाइटर या डेमन स्पेशलिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। लुपाओ ये देखता है और कहता है जब ब्रॉन्ज रैंक आर्मर ही 60,000 का है तो सिल्वर और गोल्ड रैंक तो बहुत ही महंगे होंगे। मेरे महीने की पॉकेट मनी ही 500 कॉइन्स है, तो छोड़ो। नीलाई दुकानों में कुछ ढूंढ रहा रहता है। तभी लुपाओ कहता है नीलाई क्या ढूंढ रहे हो तुम। लुपाओ को वो दुकानदार की भीड़ में शेन्यू दिखाई देता है और वो कहता है वहाँ देखो येजुन भी आ रही है। नीलाई येजुन की तरफ देखता है। येजुन अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें कर रही रहती है। ये देख शेन्यू येजुन को इम्प्रेस करने के लिए दुकानदार को कहता है क्या बात है, मुझे एक ब्रॉन्ज रैंक आर्मर ही चाहिए था, ये पैक कर लो मेरे लिए। ये सुन दुकानदार फटाफट आर्मर पैक करता है और येजुन को दे देता है। येजुन अपनी उंगली में रखी हुई इंटरस्पाशियल रिंग से 60,000 स्पिरिट कॉइन निकाल कर दे देता है। ये देख वहाँ खड़ी लड़कियाँ बहुत इंप्रेस हो जाती है शेन्यू से। वो मुस्कुराता है और नीलाई की तरफ देखता है। ये देख लुपाओ और ड्यूजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ड्यूजी बताता है उसके पास इंटरस्पाशियल रिंग है।
हालांकि ये छोटी दिखती है लेकिन इसमें बहुत बड़ी स्पेस होती है। जब उसने ब्रॉन्ज आर्मर खरीदा तो उसने देखा भी नहीं कि वो कैसा है और सीधा रिंग में डाल दिया। बस इतना ही पैसा होना चाहिए लाइफ में। लुपाओ बड़े गुस्से में कहता है, इतने आसानी से 60,000 कॉइन्स उड़ा दिए और इंटरस्पेशियल रिंग लेके घूम रहा है। ये तो पक्का येजुन को फंसाने के लिए ऐसा कर रहा है। ड्यूजी उदास होकर नीलाई को कहता है, वो तो हैंडसम है और बहुत पैसा भी है उसके पास, तुम उसकी बराबरी कैसे करोगे? मैं तो कहता हूँ येजुन के सपने देखना छोड़ दो। नीलाई हंसता है और कहता है, येजुन ऐसी छोटी चीज़ों से नहीं फंसेगी। नीलाई को पता है येजुन को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी वो है दोस्ती। नीलाई की पिछली लाइफ में येजुन हमेशा ही जाओ निंजर से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन उनकी फैमिलीज़ की वजह से वो बहुत दूर हो गई। लुपाओ कहता है, ठीक है, शायद येजुन को सही में ऐसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो सोचता है आखिर क्या बैकग्राउंड है येजुन का। वो हंसता है और कहता है नीलाई को, येजुन को कहीं लड़कियां तो नहीं पसंद? अगर ऐसा है तो तुम्हारा तो गेम ओवर हो जाएगा। ये सुन ड्यूजी हंसने लगता है। तभी नीलाई कहता है, चलो हम अपना प्लान शुरू करते हैं। नीलाई लुपाओ को कहता है, जाओ जाके 2 क्रॉसबो और 500 एरोज लेकर आना। एक क्रॉसबो 60 कॉइन्स का है और एक एरो 30 कॉइन्स का होता है, तो महंगे में मत ले लेना। हम लोग स्कूल के ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिलेंगे। लुपाओ कहता है, तुम्हें इतना अच्छे से कीमत है कैसे पता? क्या तुम पहले भी इसे खरीदे हो? तो नीलाई कहता है, ये मेरा प्लान है तो मुझे ही खरीदना चाहिए था, लेकिन मेरे महीने की पॉकेट मनी ही 50 कॉइन है, तो छोड़ो। फिर नीलाई ड्यूजी को कहता है, हम लोग ब्लैकपुल ग्रास खरीदने चलते हैं। एक दुकान में जाके नीलाई ब्लैकपुल ग्रास और उसके साथ कुछ लोअर फ्यूजिंग एजेंट भी खरीद लेता है। फिर वो दोनों छोटी पहाड़ियों की तरफ जाते हैं। वहाँ पर नीलाई को जोजिया ग्रास मिलती है। ड्यूजी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, ब्लैकपुल ग्रास, जोजिया ग्रास और लोअर फ्यूजिंग एजेंट, तुम करना क्या चाहते हो? तो नीलाई हंसने लगता है और उसे बताता है कि ब्लैकपुल ग्रास के पास पैरालिसिस इफेक्ट है, लेकिन यह बहुत कम होता है, इसलिए हम इसे सिर्फ घाव में मलहम की तरह यूज़ करते हैं। अगर हम जोजिया ग्रास की बात करें तो ये एक कॉमन वीड है, किसी को भी नहीं पता इसका क्या यूसेज है, लेकिन अगर हम इसे फ्यूजिंग एजेंट और ब्लैकपुल ग्रास से मिला दे तो वो ब्लैकपुल ग्रास का पैरालिसिस इफेक्ट बहुत बढ़ जाता है। ये सुन ड्यूजी पूछता है, कितना पावरफुल हो जाता है ये? नीलाई बताता है, आम डेमन बिस्ट पे तो इसका खास असर नहीं होता, लेकिन क्या तुम्हें पता है हॉर्न शिप कभी भी जोजिया ग्रास नहीं खाती। फिर वो कहता है, चलो अब हम चलते हैं। ड्यूजी नीलाई की इतनी नॉलेज देखकर खुश हो जाता है और कहता है, तुम एक एल्केमिस्ट तो नहीं हो ना? नीलाई की पिछली लाइफ में उसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन ग्लोरी सिटी के एल्केमिस्ट के पास तो उतनी भी नॉलेज नहीं है। ये सो कॉल एल्केमिस्ट से नीलाई की नॉलेज तो बहुत सुपीरियर है। जब नीलाई पूरा कॉन्टिनेंट घूम रहा था तब वो टॉक्सिक फॉरेस्ट में पहुंचा। वहाँ के लोग बहुत सारे जहरीले डेमन बीस्ट से लड़ते थे, सिर्फ उन्हें ही हम असली एल्केमिस्ट बोल सकते हैं। फिर नीलाई सोचता है, अगर हम आज की ग्लोरी सिटी के एल्केमिस्ट की बात करें तो बोलता है हंसते हुए कि हाँ, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। ये सुन ड्यूजी शौक में आ जाता है। फिर नीलाई कुछ पोर्शंस बनाता है और ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चल पड़ता है। ट्रेनिंग ग्राउंड का दरवाज़ा बहुत ही बड़ा रहता है। ये देख ड्यूजी कहता है, ये ट्रेनिंग ग्राउंड लेजेंडरी रैंक लॉर्ड येमो और अपने स्कूल के ब्लैक गोल्ड रैंक प्रिंसिपल ने बनाया है। तभी पीछे से किसी का पैर दिखाते हैं। ड्यूजी कहता है, लुपाओ तुम्हें हमसे भी ज्यादा देर कैसे हो गई? हमें दिखाते हैं लुपाओ एक नया चमकीला आर्मर खरीद के लेके आता है। ये देख नीलाई बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और इसे कहता है, मैंने सिर्फ एक क्रॉसबो और एरो लेने के लिए बोला था। लुपाओ ये सुन निराश हो जाता है और कहता है, इतने मुश्किल से तो मैंने आर्मर लिया था और तुम्हें उसकी परवाह भी नहीं है। नीलाई फिर बताता है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया था जो सिल्वर रैंक से कम है। हर साल सिटी के एक्सपर्ट कुछ लो लेवल डेमन बीस्ट को पकड़ के लाते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे, और स्टूडेंट्स लोग उनका हंट कर सकते हैं उनके फर, डेमन क्रिस्टल और बाकी मटेरियल्स के लिए। हमारी जितनी ताकत है उससे तो हम सिर्फ हॉर्न शिप को ही पकड़ सकते हैं। हालांकि वो इंसानों को नहीं खाते, लेकिन उनसे संभल के रहना चाहिए। फिर हमें एक हॉर्न शिप दिखाया जाता है और जैसे ही उसकी नज़रें लुपाओ पे पड़ती है तो लुपाओ अंदर से कांप उठता है। हॉर्नशिप एक घास खाने वाला डेमन बीस्ट है। हालांकि वो इंसानों पर हमला नहीं करता, लेकिन इनमें बहुत गुस्सा होता है। इन्हें अपने एरिया से बहुत प्यार होता है। अगर ये कोई भी बिन बुलाए इंसान को देख लेते हैं तो ये उस पर तुरंत ही हमला करना शुरू कर देते हैं। लुपाओ हॉर्नशिप के सामने जाके खड़ा हो जाता है। ये देख उसकी थोड़ी फटने शुरू होती है, फिर और फटती है, और तभी हमें दिखाते हैं कि हॉर्नशिप गुस्से से लुपाओ के पीछे पड़ जाती है। लुपाओ रोते हुए कहता है, हरामियों तुमने मुझे बलि का बकरा बना दिया, जल्दी से मारो इसे अभी। ये देख नीलाई गुस्से से बोलता है, ये इंसान, मैंने इसे चुपचाप खड़े रहने बोला था। अगर ये सिर्फ खड़ा रहता तो हॉर्नशिप सीधा हमारे ट्रैप में फंस जाता। जब वो तेजी से भागते हुए आता तो वो हमारे ट्रैप में फंस जाता और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता, फिर हम उसे आसानी से मार देते। तभी ड्यूजी हॉर्नशिप पे हमला करता है, लेकिन हॉर्नशिप ये देख लेता है और वो उससे बच जाता है। ड्यूजी और एरो शूट करता है, लेकिन एक भी नहीं लग पाता उसे।
ये देख लुपाओ गुस्से में बोलता है, मुझे लगता है मैंने दोस्त चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे ही वो पीछे देखता है तभी हॉर्नशिप उस पर हमला करने ही वाला रहता है। तो हॉर्नशिप को गुस्से से आते हुए देख कहता है, ये बकरी तो पागल हो गई है। वही ड्यूजी का क्रॉसबो लोड नहीं हो रहा रहता है। वो नीलाई की तरफ देखता है और कहता है, अब क्या करे। तो देखता है नीलाई शांति से एम लगाए बैठा होता है। हॉर्नशिप लुपाओ को मारने ही वाला रहता है कि नीलाई तभी एक शॉट फायर करता है और वो जाके सीधा हॉर्नशिप को लग जाता है। सिर्फ एक ही शॉट में हॉर्नशिप गिर पड़ता है। लुपाओ ये देख गहरी सांस लेता है और ड्यूजी नीलाई उसके पास आते हैं। हॉर्नशिप अपनी आखिरी सांस ले लेता है। ये देख लुपाओ सोच में पड़ जाता है कि ये मर गया इतना जल्दी। ड्यूजी कहता है, मुझे लगा नहीं था ये पोशन इतना पावरफुल होगा। लुपाओ शॉक में बोलता है, कौन सा पोशन? ये हॉर्नशिप जो है वो आसानी से 2 ब्रॉन्ज रैंक फाइटर को हरा सकता है। नीलाई तभी हंसते हुए कहता है, ये एक एनेस्थेटिक है जिसे मैंने स्पेशली हॉर्नशिप के लिए बनाया है। तभी लुपाओ नीलाई को चिल्लाते हुए कहता है कि तूने मुझे बलि का बकरा बनाया, वो हॉर्नशिप मेरा पिछवाड़ा बस तोड़ने ही वाला था। नीलाई ये सुन कहता है, अगर तू हिला नहीं होता तो वो कब का हमारे ट्रैप में फंस गया होता। तभी ड्यूजी खुशी से कहता है, नीलाई तुम्हारे आर्चरी स्किल तो कितनी अमेजिंग है। तुमने एक फुल स्पीड भागते हुए हॉर्नशिप को भी मार दिया। एक प्रोफेशनल आर्चर जो 10 साल से ट्रेन करे वो भी इतना अच्छा शूट नहीं कर सकता। तब नीलाई मन ही मन सोचता है, अरे हाँ मैंने कुछ ज्यादा ही दिखा दिया, मैं तो सिर्फ 13 साल का हूँ अभी। फिर वो हंसता है और कहता है, अच्छा ऐसा है। फिर वो बताता है एक हॉर्नशिप से हमें क्या क्या मिल सकता है। वो बोलता है कि हमें इससे उसके हॉर्न्स, उसकी गर्दन का फर, डायमंड क्रिस्टल्स और डायमंड स्पिरिट मिलती है। ड्यूजी बताता है कि हमें एक हॉर्न से 5 कॉइन मिल सकते हैं, उसकी गर्दन के फर से 3 कॉइन मिल सकते हैं और जो स्पिरिट क्रिस्टल है उससे हमें 5 कॉइन्स मिल सकते हैं। और हमें तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसे मारने में। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो हम लोग हज़ारों स्पिरिट कॉइन्स कमा सकते हैं और फिर मैं ट्यूशन का पैसा दे सकता हूँ मेरे, और जो मेरी फैमिली ने लोन लिया था उसे भी मैं खुद भर सकता हूँ। नीलाई हंसते हुए कहता है, आज पूरी रात हम हंट करेंगे और कोई भी सोएगा नहीं। ये सुन लुपाओ थोड़ा हैरान हो जाता है। ड्यूजी जोश में कहता है, हम लोग बचपन से कल्टीवेटिंग कर रहे हैं, भले ही हम ब्रॉन्ज रैंक से कमजोर है लेकिन हम कुछ रात बिना सोए निकाल सकते हैं। ये सुन लुपाओ और दुखी हो जाता है। फिर वो लोग पूरी रात हॉर्नशिप का हंट करते रहते हैं और ट्रेनिंग ग्राउंड के शॉप में जाके बेच देते हैं हॉर्नशिप से मिले मटेरियल को। तभी नीला एक और हॉर्नशिप को मार देता है और वो देखता है कि सुबह बस होने ही वाली रहती है। वो कहता है, अब हम स्कूल चलते हैं। ड्यूजी बताता है, हमने तकरीबन 120 हॉर्नशिप को मार दिया और उससे हमें 1400 स्पिरिट कॉइन्स मिले, तो हम सबको 400 कॉइन से ज़्यादा मिलेंगे। फिर आने वाले हफ्ते में वो लोग हर रात को हॉर्नशिप का हंट करते रहते हैं और सुबह क्लास जाके अटेंड करते हैं। कुछ बच्चे बात करते हैं कि ट्रेनिंग ग्राउंड में कहीं शेर तो नहीं आ गया, क्योंकि वहाँ हॉर्नशिप बहुत कम हो गए हैं। 8वें दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में हमें एक हॉर्नशिप के चिल्लाने की आवाज़ दिखाई जाती है। नीलाई कहता है, ये कुछ ही दिनों में हमने 16,000 कॉइन्स जमा कर लिए हैं, इतने पैसों में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लुपाओ नीलाई को बोलता है, मुझे बहुत नींद आ रही है, पहले ही 7 दिन से हम लोग हंट कर रहे हैं, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। ड्यूजी भी कहता है, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं भी सोने जाता हूँ। नीलाई कहता है, कोई सेफ जगह ढूंढ लो सोने के लिए, और कल से हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कुछ और प्लान है। तो लुपाओ फटते पेड़ के ऊपर जाके सो जाता है और ड्यूजी भी उसी के नीचे सो जाता है। फिर नीलाई सोचता है, मैं थोड़ा अच्छे से देख लेता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, क्या पता मुझे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाए। तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है। वो सोचता है, कोई इंसान तो नहीं है इधर, कौन है जो इतनी रात को ट्रेनिंग ग्राउंड में आया है। वो झाड़ियों को हटाकर देखता है तो उसे सियान रंग की फ्लेम्स दिखती है। वो कहता है, ये तो सोल फोर्स है, इतना ज़्यादा ग्लो देख के लग रहा है ये जल्दी ही ब्रॉन्ज रैंक तक पहुँच जाएगा। फिर उसे दिखता है ये तो जाओ निंजा रहती है। चैप्टर की शुरुआत में ही हमें नीलाई की पिछली लाइफ में लेके जाते हैं, जहाँ पर लुपाओ नीलाई को कहता है कि क्या तुम्हें पता है जाओ निंजा स्कूल वापस आ गई है और उसे अपनी ब्रॉन्ज रैंक क्लास में डाल दिया है। नीलाई कंफ्यूजन में होता है और कहता है, जाओ निंजर, ये तो वही है ना जो हमारी क्लास में हुआ करती थी। उसने तो स्कूल छोड़ दिया था जब वो 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंच गई थी 3 साल पहले। वो 2 साल से बीमार थी और उसकी कल्टीवेशन भी बहुत गिर गई थी उस दौरान। मैंने तो सुना था कि वो अभी भी बीमार है, मुझे तो लगा नहीं था कि वो फिर से कल्टीवेशन स्टार्ट कर पाएगी। लुपाओ कहता है, शायद वो सही में बहुत स्ट्रांग है। नीलाई हंसते हुए कहता है उसे, हाँ शायद ये किस्मत ही है जो एक खूबसूरत हसीना अपनी क्लास में आई है। लुपाओ ये सुन कहता है उसे, तू पागल है क्या, उसकी शादी शेनफी जो सेक्रेट फैमिली से है उससे होने वाली है। जाओ निंजर विंड ड्रैगन फैमिली से है जो हमेशा से सेक्रेट फैमिली के पीछे घूमते रहे हैं। नीलाई गुस्से से कहता है, शेनफी वो प्ले बॉय, हाँ कितना बुरा हुआ। ये सुन लुपाओ कहता है उसे, तुम अपने बारे में सोचो, ड्यूजी तो सिल्वर रैंक क्लास में भी चला गया। नीलाई गुस्से से कहता है उसे, तू भी तो मेरे साथ ब्रॉन्ज क्लास में ही है। फिर हमें प्रेजेंट में ले आते हैं जहाँ नीलाई जाओ निंजर को देख सोच रहा होता है कि वो इतनी रात को भी अपनी सोल फोर्स की ट्रेनिंग कर रही है
कितनी मेहनती है, शायद वो इसी वजह से बीमार पड़ गई थी मेरी पिछली लाइफ में। फिर नीलाई कहता है, हाँ क्योंकि मुझे पता है इस बारे में, तो मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता इसे। अगर वो ऐसे ही कल्टीवेट करती रही तो उसकी हालत और भी बुरी हो जाएगी। तभी नीलाई झाड़ियों से बाहर आता है। एक निंजर अपना इंटरस्पाशियल रिंग से एक नाइफ निकाल लेती है और कहती है, कौन है? फिर वो देखती है ये तो नीलाई है और अपना हथियार नीचे कर देती है। नीलाई ये देख कहता है, मुझे तो बस बात करनी थी, क्या तुम अपना हथियार नीचे कर सकती हो? ये सुन निंजर कहती है, तुम तो नीलाई हो ना मेरी क्लास से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो यहाँ आधी रात में? निंजर बताती है कि वो अपनी सोल फोर्स कल्टीवेट कर रही थी, लेकिन वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? नीला हंसते हुए कहता है, मैं तो बस यहाँ टहल रहा था। निंजर ये सुन कहती है, झूठ मत बोलो, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम लोग हॉर्न शिप का हंट कर रहे हो? नीला हंसता है और कहता है, अच्छा तुम्हें पता है? फिर वो सोचता है, जब इसे पता था तो इसने ऐसा सवाल क्यों पूछा? क्या सारी लड़कियां इतनी बड़ी मुसीबत होती है? ये सोच उसे येजुन याद आती है और वो हंसना शुरू कर देता है। तभी निंजर मुड़ती है और कहती है, मैं कल्टीवेट करने जा रही हूँ। तो नीला निंजर को ऊपर से नीचे देखने लगता है और कहता है, मैं बस निकलता हूँ अभी। निंजर यदि गुस्से में सोचती है, मुझे घूर रहा है, कितना बदतमीज है ये। नीला निंजर के लोअर पार्ट को देखता है और कुछ सोचता है। निंजर तभी गुस्से से कहती है, तुम गए नहीं अभी तक? नीला सोचता है और फिर कहता है, जब भी रात होती है तब तुम्हारे पैर जलने लग जाते होंगे, जैसे कि उनमें आग लग गई है ना? ये सुन निंजर को शौक लगता है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता? नीला कहता है, मुझे तो ये भी पता है, हालांकि तुम्हारे पैर जल रहे हैं लेकिन तुम्हारी पूरी बॉडी में कोल्ड है। जब आधी रात होती है तब तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम एक बक्से में डाल दी गई हो जिसमें बहुत ही ठंडा पानी है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और जब तुम कल्टीवेट करती हो तब तो ये दर्द और भी बढ़ जाता है ना? निंजर ये सुन बस टूटने ही वाली होती है कि नीला कहता है, ये पक्का फ्रीजिंग इलनेस है, क्योंकि तुम रात में ट्रेनिंग करती हो इसलिए ठंडी हवाएं तुम्हारी बॉडी में आके जम जाती है और तुम्हारी मेरिडियन को ब्लॉक कर देती है। अगर तुम ऐसे ही कल्टीवेट करती रही तो तुम ब्रॉन्ज रैंक तक तो पहुंच जाओगी, लेकिन तुम बहुत बीमार हो जाओगी या तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे घाव होंगे जो बहुत पेनफुल होंगे और तुम ऐसे ही कल्टीवेट करती रहोगी तो वो और भी बढ़ जाएंगे। ये सुन निंजर दर्द में कहती है, इतनी मेहनत के बाद जब मैं 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंचने ही वाली हूँ, अपनी किस्मत को हाथ में ले शेनफ्यू जैसे को मेरे साथ शादी करने ना दूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी और मैं मर सकती हूँ? निंजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, तुम्हें जब पता है मुझे क्या बीमारी है, उसका इलाज क्या होगा वो भी तुम्हें पता होगा ना? तुम मेरी मदद कर सकते हो? निंजर रोते हुए कहती है। ये सुन नीलाई सोचता है और कहता है, फ्रीजिंग इलनेस, होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट की बुक में कहा जाता है कि उसे ट्रीट तो किया जा सकता है। निंजर कहती है, सच में? तो क्या इसे ट्रीट करना है इसे? नीलाई कहता है, तुम्हें एक स्पेशल गाइडिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा मसाज करने के लिए अपने मेरिडियन को। तुम्हारे घावों को ट्रीट करने के लिए तुम्हें मेडिसिन लेनी होगी जो गोल्डन थ्रेड ग्रास और हेमिली ग्रास से बनती है। तुम्हारी जो कंडीशन है उससे तुम 1 महीने में सही हो जाओगी। निंजर पूछती है, कैसी गाइडिंग मेथड? तभी नीलाई बताता है कि सबसे पहले तो तुम्हें रात को कल्टीवेट करना बंद करना पड़ेगा। निंजर उदास हो जाती है और कहती है, ठीक है। नीलाई कहता है, तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक दिखाओ मुझे। निंजर ये सुन कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो सोचती है नीलाई मुझसे झूठ थोड़ी ना बोलेगा, और वो उसे अपनी कल्टीवेशन टेक्निक दे देती है। जब वो स्क्रोल उसको देती है तब उसका हाथ उससे टच हो जाता है और वो शर्मा जाती है। नीलाई वो स्क्रोल देखता है और कहता है, इतनी बड़ी और पैसे वाली फैमिली होने के बावजूद भी इतना लो लेवल कल्टीवेशन टेक्निक यूज करते हैं, इसी की वजह से ग्लोरी सिटी खत्म हो गई थी। ये सुन निंजर कहती है, क्या बोला तुमने? नीलाई फटदे कहता है, कुछ नहीं। वो बताने लगता है निंजर को कि उसकी सोल फोर्स कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ही बुरी है, इसी की वजह से उसकी मेरिडियन में दर्द है और उसे फ्रीजिंग इलनेस हुआ है। वो उसे स्क्रोल में कुछ बदलाव करने बोलता है। वो उसे बोलता है कि तुम ये शब्द को बदल के ये शब्द कर दो, इसे बदल के ऐसा कर दो और इसे बदल के ऐसा कर दो। और जब नीला उसे ये सब बता रहा रहता है तो निंजर सोचती है कि ये टेक्निक हमें हमारे एंसेस्टर से मिली थी, ये मेरे फैमिली की 6th बेस्ट कल्टीवेशन टेक्निक है, और ये बोल रहा है कि इसमें चेंज कर दूं मैं। तभी नीला कहता है, हाँ और ये भी बदल देना, इतना बहुत होगा। वो देखता है कि निंजर उसकी बात नहीं सुन रही रहती है। तभी निंजर होश में आती है और कहती है, रुको, क्या तुम मुझे वापस बता सकते हो तुमने क्या बोला? ये सुन नीलाई थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है, तो तुम सही में मेरी बात नहीं सुन रही थी? नीलाई कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक लास्ट बार रिपीट कर देता हूँ, लेकिन इस बार तुम ध्यान से सुनना। तो बताता है, तुम इसे इस तरह चेंज कर सकते हो, इस वर्ड को ऐसा कर सकते हो। निंजर सोचती है, ये जो भी बोल रहा है सब कुछ बराबर है। वैसे मुझे ज़्यादा समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर एक प्रैक्टिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये जो भी बोल रहा है सब कुछ सही है। मैंने अभी तक जो भी सीखा था उन सब से तो नीलाई के चेंजेस बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर और कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ एक बंदा जिसे डेमन स्पिरिट की बहुत ही अच्छी नॉलेज है
वो इतनी हाई लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक को चेंज कर सकता है। मुझे तो लगता है मेरे घर पे जो मास्टर्स है वो भी ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते। कितनी फनी बात है, मैं जिसे एक पागल समझती थी वो तो एक मार्शल आर्ट डेमन स्पिरिट मास्टर मो जिन से भी ज़्यादा समझदार है। फिर निंजर को याद आता है कि नीलाई क्लास में सबके सामने बोला था कि वो लेजेंड रैंक डेमन स्पेशलिस्ट बन जाएगा और वो ग्लोरी सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करेगा। वो सोचती है कि नीलाई और मैं हम दोनों सेम एज के हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों में कितना बड़ा गैप है। टीचर और सभी बच्चों को लगता है कि ये मजाक कर रहा था, लेकिन नीलाई सही में लेजेंड रैंक डेमन स्पेशलिस्ट बन सकता है। फिर वो सोचती है सबसे खूबसूरत लड़की, तो उसे येजुन की तस्वीर याद आती है। नीलाई निंजर को देख टेंशन में आ जाता है और कहता है, क्या सोच रही हो तुम? मुझे ये मत कहना कि तुम वापस मेरी बात नहीं सुन रही थी। निंजर कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो पूछती है, तुम्हें गाइडिंग टेक्निक भी आती है ना? नीलाई कहता है, हाँ मुझे आती है, लेकिन गाइडिंग टेक्निक में हमें मसाज करना रहता है उन जगहों पर जहाँ पर घाव है। शायद ये सही नहीं रहेगा अगर मैं करूँगा तो। निंजर नीलाई को देखती है और शर्माते हुए कहती है, मुझे चलेगा, तुम मेरी मदद ही तो कर रहे हो मेरी बीमारी दूर करने में ना, मैं आगे जाके कमज़ोर नहीं होना चाहती। नीलाई कहता है ये सुन के, ठीक है ये स्क्रोल रखो अपने पास, आने वाले कुछ टाइम के लिए मैं हर तीसरे दिन गाइडिंग टेक्निक यूज़ करूँगा और मैं जो दवाइयाँ बताऊँगा वो तुम ले लेना, इससे तुम बहुत ही जल्द सही हो जाऊँगी। नीलाई पूछता है, तो कहाँ पर है तुम्हारे घाव? निंजर दिखाती है, एक उसके पैर पर होता है, वो बहुत ही गहरा होता है। नीलाई कहता है, अच्छा है ये तुम्हारे पैर पर है, अगर ये कहीं और जगह पर होता तो दिक्कत हो सकती थी, ये तुम्हारे पैर पर है तो जल्दी सही भी हो जाएगा। फिर वो दोनों नीचे बैठ जाते हैं और नीलाई निंजर का इलाज करना शुरू करता है। निंजर आके फेर लेती है। ये देख नीलाई सोचता है, सही बात है, 13 से 14 साल की लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा शाइनेस होती है कि वो बहुत ज़्यादा सोचती है। नीलाई निंजर का इलाज करते वक्त कहता है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुम्हारी बीमारी दूर करने में मदद कर रहा हूँ। मैं वैसे येजुन को ही लाइक करता हूँ, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आशा करता हूँ कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। इलाज के दौरान निंजर चीख उठती है। ये देख नीलाई कहता है, ये पहली बार थोड़ा दर्दनाक होता है, लेकिन प्लीज़ इसे सह लो। तभी निंजर अपनी गर्दन नीचे करती है। नीलाई सोचता है कि सही में इसकी खूबसूरती येजुन के बराबर है, ये सिर्फ 13 साल की है और अभी से इसमें कितने नखरे हैं। थोड़ी देर बाद निंजर सोचती है, पहले से दर्द कम हो गया है, लेकिन अभी ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई पिन चुभा रहा है। निंजर की आंखों में आंसू आते हैं। वो सोचती है, ये घाव मुझे 6 से 7 महीने पहले हुए थे और ये बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे थे मुझे। मैं जैसे तैसे अपनी हिम्मत से सह रही थी इसे, सिर्फ ऊपर वाले को ही पता है मुझे कितना दर्द हो रहा था। ये मसाज के बाद सही में वो दर्द बहुत कम हो गया है। अगर नीलाई नहीं होता तो पता नहीं मैं ये दर्द कैसे सह पाती। तभी इलाज ख़त्म हो जाता है और नीलाई कहता है, आने वाले कुछ टाइम के लिए तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, इसलिए अच्छे से आराम करना, फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निंजर नीलाई का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन फिर उसकी नज़रें इधर उधर चली जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। नीलाई पूछता है उसे, क्या हुआ? तो निंजर बताती है उसे एक और जगह पे घाव है, क्या नीलाई उसकी मसाज कर सकता है उधर? नीलाई मन ही मन सोचता है, हाँ ये तो होना ही था, क्योंकि एक घाव से ये 2 साल के लिए बीमार नहीं हो सकती थी। नीलाई कहता है, किधर है वो घाव? निंजर वो बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो बता नहीं पाती। नीलाई कहता है, अगर तुम नहीं बता सकती तो। तभी निंजर पूछती है, तुम्हें येजुन पसंद है ना? जिसे सुन नीलाई कहता है, हाँ। फिर वो पूछती है, क्या येजुन भी तुम्हें लाइक करती है? तो नीलाई इशारा करता है, नहीं, लेकिन फिर वो कॉन्फिडेंस से बोलता है, एक दिन वो मुझे लाइक करेगी। निंजर हंसती है और कहती है, तो ये वन साइडेड है। वो सोचती है उसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, किसी को भी नहीं पता नीलाई में कितना टैलेंट है। एक दिन आएगा जब सबको ये पता चल जाएगा, तब येजुन जैसी नोबिलिटी भी उसकी हो जाएगी। निंजर सोचती है, अगर मेरा घाव ट्रीट नहीं हुआ होता तो सभी लोग मुझे पीछे छोड़ बहुत आगे निकल जाते हैं। अगर बीमारी है तो उसका इलाज तो करवाना ही होगा। और फिर वो अपने चेस्ट एरिया का कपड़ा खोलती है। ये देख नीलाई का चेहरा लाल हो जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर हमें दिखाते हैं कि नीलाई निंजर की तरफ देखता है और उसका पूरा चेहरा लाल हुआ होता है। हमें दिखाते हैं कि जाओ निंजर अपनी टॉप उतारती है। तभी नीलाई कहता है, ये सही तो होगा ना, क्योंकि मैं एक अच्छे घर का लड़का हूँ। ये सुन निंजर को गुस्सा आ जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि नीलाई के सर पर पहाड़ आ गया होता है। वो कहता है, किसी की मदद करने से मैं कभी पीछे नहीं हटता, भले ही कुछ भी हो। तभी निंजर अपनी टॉप उतार देती है। नीलाई ये देखता है और उसकी नज़र जाती है निंजर की कमर की ओर, जहाँ पर एक बहुत गहरा घाव होता है। नीलाई सोचता है, एक लड़की जो इतनी छोटी है इतना सारा दर्द कैसे सह पा रही है। ये पहली बार हुआ था निंजर के साथ जब कोई लड़का उसके इतने करीब आया हो। फिर नीलाई उसका इलाज करना शुरू कर देता है। जाओ निंजर, जिसकी फैमिली वाले उसके साथ नहीं थे और वो ये बीमारी से इतना पेन सह रही थी, भले ही वो कितनी भी स्ट्रांग हो,
उसे ये अकेला और कमज़ोर बना देता है। नीला ऐसी समय में उसके साथ रह के उसे बताना चाहता है कि वो अकेली नहीं है। निंजर का इलाज कुछ देर में हो जाता है और निंजर नीलाई का शुक्रिया अदा करती है। नीलाई उसे बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में उसे अच्छे से आराम करना चाहिए तो उसका दर्द बहुत कम हो जाएगा। बहुत तीसरे दिन उसका इलाज करने आएगा और कुछ ही दिनों में उसका दर्द खत्म हो जाएगा। नीलाई फिर खड़ा होता है और कहता है ठीक है, मैं चलता हूँ। निंजर नीलाई को थैंक्स करती है और कहती है अगर तुम नहीं होते तो मैं ऐसी ही प्रैक्टिस करती रहती और मेरी हालत और ख़राब हो जाती। नीलाई, तुमने मेरी मदद की, अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। नीलाई उसे कहता है हाँ ज़रूर, और फिर वो वहाँ से निकल पड़ता है। निंजर मुस्कुराती है और सोचती है नीलाई कैसा बंदा है ये, और वो अपने घर की ओर निकल पड़ती है। एंड में हमें दिखाया जाता है लुपाओ खराटे मारते हुए मस्त सो रहा रहता है झाड़ के ऊपर। अगले दिन सुबह होती है और सभी बच्चे अपनी क्लास में जा रहे रहते हैं। नीला अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें कर रहा रहता है। लुपाओ कहता है यार आज टीचर शिंजियो आने वाली है, फिर से हमें क्लास के पीछे जाके खड़ा रहना होगा। मैं तो थक गया उसके लेक्चर से, कुछ समझ तो आता है नहीं। हर क्लास में ये लोग यही बातें करते हैं कि नोबल्स के बीच में क्या हुआ और क्या नहीं। ड्यूजी हंसते हुए कहता है बस 2 महीने रुक जाओ, जब वो टेस्ट आएगा तब नीला ब्रॉन्ज रैंक 1 तक पहुंच जाएगा और फिर हमें उसकी क्लास कभी नहीं बैठनी पड़ेगी। वो फिर बोलता है कि नीलाई की वजह से ही हम कुछ दिनों में 16,000 कॉइन कमा लिए। मुझे पूरा विश्वास है वो जो भी करेगा उस पर। शेन्यू ये सुनता है और हंसते हुए सोचता है कि ऐसे कचरे लोग अगर 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंच जाएंगे तो सूरज भी कल पश्चिम से उगना शुरू हो जाएगा। वहीं येजुन अपने दोस्तों से कुछ बातें करती रहती है। लुपाओ आगे बैठे हुए अपने दोस्तों से कहता है मुझे भी तो बताओ तुम लोग क्या खेल रहे हो। तो एक कहता है आके देख ले। ड्यूजी नीलाई को पूछता है अगर हम अभी हंटिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वही नीलाई सोच रहा रहता है कि मैं येजुन के नज़दीक कैसे जाऊँ। तभी आगे बैठा एक बंदा लुपाओ की नाक में उंगली डाल देता है। ड्यूजी नीलाई को सोचते हुए देख कहता है भाई क्या सपने देख रहे हो। नीलाई शॉक में उठता है और कहता है मैं स्कूल छूटने के बाद बताता हूँ तुम्हें। लुपाओ और बाकियों का झगड़ा चल रहा होता है। वही नीलाई सोचता है कि येजुन को मैं अपनी कैसे बनाऊँ। तभी हमें दिखाते हैं कि एक लड़की अपनी बेंच से खड़ी हो जाती है। वो जाओ निंजर होती है। सब सोचते हैं जाओ निंजर नीलाई की तरफ क्यों जा रही है। कुछ बच्चे सोचते हैं नीलाई ने लगता है निंजर को परेशान किया होगा, आज तो वो गया। नीलाई और उसके दोस्त ये बात से अनजान अपनी मस्ती में होते हैं। शेन्यू निंजर को देखता है और येजुन भी सोचती है कि क्या नीलाई ने निंजर को भी छेड़ा है। कितना छिछोरा है ये, सही में इसे तो पनिश करना ही चाहिए। कुछ बच्चे सोच रहे रहते हैं निंजर नीलाई का क्या हाल करेगी, उसकी तो सोल फोर्स भी वैसे 5 ही है। निंजर नीलाई के बेंच के सामने जाके खड़ी हो जाती है और कहती है खड़े हो जाओ। ये देख लुपाओ टेंशन में आ जाता है और लुपाओ ड्यूजी दोनों खड़े हो जाते हैं। लुपाओ सोचता है अगर निंजर ने नीलाई को मारना शुरू किया तो हम तीनों मिलके भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। ये नीलाई जहाँ देखो मुसीबत खड़ी कर लेता है, पता नहीं उसने क्या किया निंजर को गुस्सा दिलाने के लिए। वहीं ड्यूजी सोच रहा रहता है मुझे नीलाई की मदद तो करनी ही होगी, लेकिन पहले मैं सिचुएशन देख लेता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ और दूर से देखता हूँ। तभी नीलाई निंजर को देखता है और पूछता है क्या हुआ तुम्हें। और वो सोचता है शायद इसे अभी भी ऑकवर्ड लग रहा होगा कल की वजह से। निंजर कहती है मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है तुम्हारे लिए, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या खाना पसंद है, इसीलिए मैंने बहुत तरह का खाना बना लिया है। ये देख ड्यूजी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। लुपाओ टेंशन में होता है और सोचता है ये टिफिन में कहीं बॉम्ब तो नहीं है। वो देखता है उसमें सही में ब्रेकफास्ट होता है। सभी बच्चे ये देख शॉक में पड़ जाते हैं। लुपाओ की आंखें फट जाती है और उसका मुंह खुल जाता है और बाकी भी सभी बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं। एक बच्चा कहता है मैं सपने में तो नहीं हूँ। वो अपने बाजू वाले को जोर से मारता है और कहता है हाँ मुझे दर्द नहीं हुआ, मैं पक्का सपने में हूँ। उसके बाजू वाला कहता है नहीं भाई ये सपना नहीं है। वही एक कहता है गॉडेस निंजर ये कचरे नीलाई को ब्रेकफास्ट दे रही है, क्या ये टीचर को उल्टा बोलने और पनिशमेंट लेने से होता है, मुझे भी चाहिए ये तो। उसके बाजू वाला बोलता है ऐसा नहीं है पागल। निंजर को टिफिन देते देख शेन्यू की आंखें बाहर आ जाती है। वो सोचता है ये क्या हो रहा है, क्या निंजर नीलाई जैसे कचरे को पसंद करती है और उसके पास जाना चाहती है। वो तो मेरे बड़े भाई से एंगेज थी ना। येजिन हैरान हो जाती है और सोचती है कितनी अजीब बात है, निंजर ऐसे बंदे के करीब क्यों जाना चाहती है जो किसी काम का नहीं है। तभी निंजर कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। ये सुन ड्यूजी अपने बाजू वाले के ऊपर बैठ जाता है जो कहता है भाई उठ जा मेरे पे से। नीलाई कहता है हाँ बैठ जाओ और हमें दिखाते हैं लुपा और ड्यूजी की आंखें चमक जाती है। ये देख निंजर नीलाई के पास बैठ जाती है और अपना टिफिन खोलती है। निंजर कहती है लुपा और ड्यूजी तुम दोनों भी हमारे साथ लंच कर सकते हो। ये सुन लुपाओ की आंखों से आंसू आ जाता है। वो सोचता है गॉडेस निंजर को मेरा नाम याद है। वो खाना खाना शुरू करता है और सोचता है नीलाई करे काम और मैं करूँ आराम। ड्यूजी ये देख गुस्से से कहता है हब्शी कम से कम चॉपस्टिक तो यूज कर ले। फिर सभी हंसते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ देर बाद निंजर अपनी सीट पे चली जाती है। लुपाओ पूछता है नीलाई को हरामी तूने निंजर को कैसे फंसा लिया, मुझे भी तो बता। नीलाई कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त है।
लुपाओ कहता है चल झूठे। ट्यूजी कहता है तभी क्या एक दोस्त ब्रेकफास्ट देता है दूसरे को आके। नीलाई सोचता है और कहता है शायद उसे मेरी जरूरत होगी। तभी नीलाई और बाकी खड़े हो जाते हैं। नीलाई कहता है चलो भाई टीचर शिंजियो आने वाली है। नीलाई टीचर शिंजियो की तरफ देखता है और सोचता है आज तो ये अच्छे मूड में लग रही है। टीचर हंसते हुए कहती है तुम लोग अपनी सीट पे बैठ सकते हो आज। और सोचती है आज वीआईपी लोग आने वाले हैं हमारी क्लास में। नीलाई और बाकी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। नीलाई बोलता है आज हमें खड़ा नहीं रहना, क्या बात है। ड्यूजी कहता है शायद कुछ अच्छा हुआ होगा उसके साथ, तभी हमें बैठाया है। हमें दिखाते हैं 3 बड़े लोग अचानक से क्लास में आ जाते हैं। उनमें से एक बोलता है बिगिनर क्लास की सीट सही में बहुत छोटी होती है। किसी भी बच्चों को पता नहीं चलता कि उनकी क्लास में कोई आया है और वो अपनी बातें कर रहे रहते हैं। नीलाई कहता है कहीं ये हमें बैठाकर फंसाना तो नहीं चाहती। तो ड्यूजी कहता है नहीं इतनी बुरी मत बनाओ उसे। तभी टीचर शिंजियो इंस्क्रिप्शन के बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है भले ही आप फाइटर हो या डेमन स्पिरिचुअलिस्ट हो, इंस्क्रिप्शन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंस्क्रिप्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है डिवाइस इंस्क्रिप्शन और दूसरा होता है बैटल इंस्क्रिप्शन। अगर हम डिवाइस इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इसे हम सोल्जर्स के आर्मर पर लगाते हैं जिनसे उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। अगर हम डेमन स्पिरिचुअलिस्ट की बात करें तो उनकी पावर तो सोच के परे हो जाती है। अगर हम बैटल इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इन्हें हम स्क्रोल्स में बनाते हैं। हम अपनी सोल पावर से इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये बैटल के दौरान हमें एक्सप्लोसिव पावर देता है। स्नोविंड एम्पायर के दौरान हमारे पूर्वजों ने इंस्क्रिप्शन को बनाना शुरू किया था और कुछ हजार साल में हमने इसे परफेक्ट किया। लेकिन जब डार्क एजेस शुरू हुआ था तब डेमंस और बीस्ट की वजह से हमारी कल्टीवेशन बहुत कम हो गई। आज के समय में ग्लोरी सिटी के पास सिर्फ कुछ ही इंस्क्रिप्शन बचे हैं। इंस्क्रिप्शन को हम 3 तरीकों से बांट सकते हैं। स्नोविंड इंस्क्रिप्शन जो स्नोविंड टाइप है, सेक्रेड फायर इंस्क्रिप्शन जो फायर टाइप होता है और बैटल एज इंस्क्रिप्शन जो नॉन एलिमेंटल होता है। हम सबसे पहले बात करते हैं डिवाइस इंस्क्रिप्शन के बारे में। तभी होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल ये शेंग इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं सेक्रेड फैमिली के लोगों की नॉलेज सही में बहुत अच्छी होती है। इतने छोटे बच्चों को ये कितने अच्छे से समझा रही है। ये सुन होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट के वाइस इंस्ट्रक्टर लू ये कहते हैं ये क्लास में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जैसे कि येजियन, शेन्यू और जाओ निंजर। वाइस प्रिंसिपल अपने बाजू वाले से पूछते हैं आपका क्या व्यू है इस पे। वो कुछ सोच रहे रहते हैं और फिर करके छोड़ देते हैं। वाइस इंस्ट्रक्टर ये सुन हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं ये कौन है जिन्हें वाइस प्रिंसिपल की बात से भी फर्क नहीं पड़ता, क्या ये बहुत बड़े वीआईपी है। टीचर कहती है हम लोग सेक्रेड फायर इंस्क्रिप्शन से शुरू करते हैं। इसकी रिसर्च में सेक्रेड फैमिली को लीडर माना जाता है। इसमें 66 तरह के बेसिक इंस्क्रिप्शन होते हैं और तभी वो सेक्रेड फ्लेम एक्सप्लोजन ड्रॉ करके दिखाती है और फिर वो बताती है ये इंस्क्रिप्शन सेक्रेड फैमिली के एंसेस्टर ने ढूंढा था और ये सबसे पावरफुल ग्रीन ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शन है। ये 36 बेसिक फाउंडेशन इंस्क्रिप्शन से बनाया गया है। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रीन ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शन है। इससे पहले हम लोग बात करते हैं 36 बेसिक फाउंडेशन इंस्क्रिप्शन की। नीला ये सुनते हुए थक जाता है और सोचता है सेक्रेड फैमिली के 600 तरह के इंस्क्रिप्शन है। नीलाई की पिछली लाइफ में उसने 7 तरह की लैंग्वेज सीख ली थी और उसे 1000 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। डेमन स्पिरिट बुक की टेम्परल स्पेस में प्रैक्टिस करते हुए उसने बहुत सारे क्लासिक पढ़ लिए थे जिसकी वजह से टीचर शिंजियो और उसकी सेक्रेड फैमिली की नॉलेज उसके आसपास भी नहीं आ सकती। नीलाई सोचता है पिछले 7 दिनों से मैं नहीं सोया तो अभी थोड़ा सो लेता हूँ और वो सर नीचे रख के सो जाता है। नीलाई को वाइस प्रिंसिपल देख लेते हैं और वो सोचते हैं ये बच्चा क्लास शुरू भी नहीं हुई और सोने की हिम्मत रखता है। ये तो होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट का नाम डुबाएगा। अच्छा है मेरे बाजू वाले जेंटलमैन ने इसे नहीं देखा। तभी वाइस इंस्ट्रक्टर कहते हैं हर क्लास में कुछ टैलेंटेड बच्चे होते हैं और कुछ आलसी होते हैं। मैं वापस आके जरूर इस बच्चे को सबक सिखाऊंगा। इसके पेरेंट्स ने इतना पैसा दिया और ये सो रहा है क्लास में। वाइस प्रिंसिपल भी हामी भरते हैं इसमें। टीचर शिंजियो नीलाई को सोते हुए देख लेती है और वो सोचती है नीलाई फिर से मेरी बेइज्जती कर रहा है। आज तो क्लास में वीआईपी आए हुए हैं फिर भी ये सोने की हिम्मत रखता है। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है नीलाई। ये सुन लुपाओ नीलाई को टेंशन में देखता है और नीलाई जो मस्त सो रहा रहता है वो उसकी आवाज सुन के उठ जाता है। उसकी आंखें खुलती है और वो कहता है क्या चाहिए तुम्हें। ये सुन टीचर का पारा 7वें आसमान पर आ जाता है। कुछ बच्चे हंसते हुए कहते हैं आज तो पक्का नीलाई गया। टीचर नीलाई की बेंच के पास आके खड़ी हो जाती है और कहती है इतनी हिम्मत कि मेरी क्लास में सो रहे हो, क्या तुम्हें सब समझ आ गया है। नीलाई कहता है हाँ। ये सुन टीचर का और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ठीक है तो बताओ मुझे इस इंस्क्रिप्शन के बारे में। नीलाई उसे अच्छे से देखता है और कहता है ये एक लो लेवल फायर क्लास इंस्क्रिप्शन है जिसे बेवजह ही ग्रीन ब्रॉन्ज रैंक का कहा जाता है। ये 38 फाउंडेशन इंस्क्रिप्शन से बना है। भले ही इसमें पावर बहुत कम है लेकिन ये दूध गर्म करने के काम आ सकता है। ये सुन क्लास के सभी बच्चे जोर से हंसना शुरू करते हैं। एक हंसते हुए कहता है कितना पागल है ये तो 36 फाउंडेशन इंस्क्रिप्शन से बना है ना कि 38। तभी दूसरा हंसते हुए कहता है स्कारलेट फ्लेम एक्सप्लोजन इंस्क्रिप्शन दूध उबालने के काम आता है।
वहीं जहाँ सभी बच्चे हंस रहे रहते हैं, शनी गुस्से में सोचता है कि मेरी सेक्रेट फैमिली जिसने ग्रीन ब्रॉन्ज स्क्रिप्शन बनाया उसे दूध उबालने के काम का है, ऐसा बोल रहा है। निंजर वहीं सोचती है निलाई जब इतना समझदार है तो उसने अभी तक ये सब छुपा के क्यों रखा था। वाइस इंस्ट्रक्टर हंसते हुए कहते हैं कितना फनी है ये। लेकिन तभी वाइस प्रिंसिपल कहते हैं ये हंसने की बात नहीं है। स्कारलेट फ्लेमिंग एक्सप्लोजन आया तो 36 फाउंडेशन इंस्क्रिप्शन से है, लेकिन जब तुम इंस्क्रिप्शन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये 38 मेथड से बना है। ये सुन वाइस इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाते हैं। टीचर कहती है क्लास को हंसाने के लिए मजाक करते हो। तभी वो तीसरे वीआईपी की नजर पड़ती है नीलाई पे। वो तीसरे वीआईपी कहते हैं अगर किसी को इंस्क्रिप्शन की अच्छी नॉलेज है तो वो बता सकता है स्कारलेट फ्लेम एक्सप्लोजन में 2 और तरह के बेसिक इंस्क्रिप्शन मेथड यूज किए गए हैं। लेकिन एक बच्चा कैसे बता सकता है ये? क्या ये तुक्का मार रहा था? तभी नीलाई बताता है ये इंस्क्रिप्शन ओरिजिनेट हुआ था बुक्स ऑफ डिवाइन लाइटनिंग फायर वॉल्यूम 7 से। इसका असली नाम है लाइटनिंग फ्लेम बर्स्ट इंस्क्रिप्शन। ये बनाया गया था 60 मेथड यूज करके। उसे हम कुछ कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, लेकिन कुछ पागल लोगों ने उसका लाइटनिंग रिलेटेड पोर्शन हटा दिया और रैंडमली उसमें कुछ भी चेंजेस किए। उससे बना ये दूध उबालने वाला स्कारलेट फ्लेम एक्सप्लोजन। ये एक बैटल में किसी काम का नहीं होता। तभी एक बच्चा बोलता है बुक्स ऑफ डिवाइन लाइटनिंग फायर वो क्या है? टीचर नीलाई को कहती है क्या बेतुकी बातें कर रहे हो तुम, डिवाइन लाइटनिंग फायर जैसी कोई बुक नहीं होती। नीलाई हंसते हुए कहता है टीचर को सही में लगता है वो बहुत पढ़ी लिखी है। वो सोचती है कि जो बुक उन्हें नहीं पढ़ी वो बुक होती ही नहीं है। तभी एक बच्चा शॉक में आता है और कहता है बुक ऑफ डिवाइन लाइटनिंग फायर, मैंने ये बुक लाइब्रेरी से ली थी और वो मेरे पास पड़ी है अभी। ये सुन टीचर वो बच्चे को गुस्से से देखती है। वो बच्चा बताता है कि ये कॉपी में सिर्फ फर्स्ट वॉल्यूम ही ट्रांसलेट किया हुआ है, बाकी सब स्नो विंड एम्पायर की लैंग्वेज में है। ये सुन वो तीसरे वीआईपी कहते हैं वाइस प्रिंसिपल जाओ किसी को भेजो लाइब्रेरी में वो डिवाइन लाइटनिंग फायर बुक लाने के लिए। तभी वाइस प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टर को देखते हैं और इंस्ट्रक्टर कहते हैं मैं भी लाता हूँ। तभी वो अच्छा कहता है मैं वॉल्यूम 7 खोलता हूँ और वो बताता है इसमें बहुत सारे डायग्राम्स है, लेकिन इसमें स्नो विंड एम्पायर की लैंग्वेज यूज की है, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी टीचर कहती है मुझे लगता है तुमने लाइब्रेरी के किसी कोने में ये बुक देख ली होगी और कुछ भी उटपटांग पढ़ लिया होगा, फिर तुम क्लेम कर रहे हो कि स्कारलेट फ्लेमिंग एक्सप्लोजन ये बुक से लिया है। क्या बकवास है? तुम सेक्रेट फैमिली पे ये इल्जाम कैसे लगा सकते हो? अगर तुम प्रूव नहीं कर पाए ये इंस्क्रिप्शन वो बुक में है तो मैं खुद तुम्हारी कंप्लेन करूंगी सेक्रेट कमेटी में। नीलाई कहता है टीचर आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे हो। नीलाई उस बच्चे को कहता है यान जाओ वॉल्यूम 7 का 30वां पेज निकालो और 6वें डायग्राम की तरफ देखो। और नीलाई टीचर को कहता है डिवाइन लाइटनिंग फायर बुक आपके एंसेस्टर से भी बहुत पुरानी है। सेक्रेट फैमिली फेम के भूखे लोग हमेशा से ही क्लेम करते हैं कि सेक्रेट इंस्क्रिप्शन उन्हीं का है और हमेशा से कहते हैं उनके एंसेस्टर कितने कमाल के थे। वही लोग थे जिन्हें इंस्क्रिप्शन बनाया और ग्लोरी सिटी को बचा रहे हैं। नीलाई को याद आता है उसकी पिछली लाइफ में ग्लोरी सिटी भी खत्म होने वाली थी। तभी सारी फैमिलीज डटकर लड़ाई कर रही थी। वो सेक्रेट फैमिली ही थी जो अपनी स्ट्रेंथ को बचाने के लिए पेट्रियाच माउंटेन की तरफ भाग गए थे, जिसकी वजह से हमारा वेस्ट गेट जो सेक्रेट फैमिली के अंडर था वो आसानी से टूट गया था स्नो विंड मॉन्स्टर के द्वारा और फिर उन बीच ने सभी को मर्सीलेसली मार डाला था और जो सर्वाइवर थे सभी को अपने घर छोड़ के भागना पड़ा। नीलाई सोचता है ये धोखेबाज लोग, मैं पूरी ग्लोरी सिटी को इनकी असलियत बता के रहूंगा। तभी सारे बच्चे 30वां पेज देखते हैं और उन्हें वैसा ही सिमिलर डायग्राम दिखता है। वो कहते हैं नीलाई ने जो कहा ये वैसा ही डायग्राम है। शनि गुस्से में आ जाता है और सोचता है नीलाई को पता था ये और उसने जानबूझ के हमारी फैमिली पे हमला किया है। नीलाई शनियों को देख लेता है और वो सोचता है इतना जल्दी गुस्सा आ गया इसे, शायद पूरी सेक्रेट फैमिली ही ऐसी है, कोई भी थोड़ा सा बोल दे इन्हें तो इन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। टीचर शिंजी अपनी फैमिली का नाम बचाने के लिए कहती है हमारे एंसेस्टर ने इनका रेफरेंस लिया होगा तो उसमें क्या हुआ। नीलाई हंसते हुए कहता है शायद टीचर को डेमन स्पिरिचुअलिस्ट रेगुलेशन के बारे में नहीं पता। चलो मैं आपको बताता हूँ। डेमन स्पिरिचुअलिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट पिछले 3 सेंचुरी से चला आ रहा है और हर डेमन स्पिरिचुअलिस्ट को उसे मानना ही होता है। सेक्शन 161 कोड ऑफ कंडक्ट में कहते हैं अगर कोई भी दूसरे डेमन स्पिरिचुअलिस्ट का काम कॉपी करता है तो उसे उसका सोर्स लिखना रहता है और उसे ये नहीं बोलना चाहिए कि ये उसने खुद ने बनाया है। ये सुन टीचर गुस्से से चिल्लाने ही वाली होती है कि नीलाई कहता है अगर आप सिर्फ उसका रेफरेंस लेके उससे सीखते तो एक बात होती, लेकिन आपके एंसेस्टर ने सीधा उसे आधा अधूरा कॉपी करके बोला कि ये उनने बनाया है। फिर नीलाई नाटक करते हुए कहता है एंसेस्टर को मैं गलत बोल रहा हूँ, हे भगवान मुझे माफ करना। फिर वो कहता है शायद सेक्रेट फैमिली के एंसेस्टर के कोई रीजंस होंगे जिसकी वजह से उनने इसका सोर्स नहीं बताया। तभी एक बच्चा शॉक में कहता है क्या सेक्रेट फैमिली के एंसेस्टर सही में कॉपी करने वाले थे? वहीं दूसरा कहता है सेक्रेट फैमिली के एंसेस्टर सिर्फ गोल्ड रैंक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट थे, लेकिन उन्हें बस इंस्क्रिप्शन की अच्छी नॉलेज थी। अभी तो ये साबित हो गया कि सेक्रेट फ्लेम एक्सप्लोजन एक कॉपी है। एक बच्चा कहता है अगर हम ये बुक को ही देखें
तो यहाँ बहुत सारे इंस्क्रिप्शन कॉपी किए हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये सब सेल्फ क्रिएटेड है, उनने इसका प्रॉपर सोर्स लिखा है। दूसरा कहता है हाँ, एक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हुए उसे ऐसा ही करना चाहिए। तभी शेन्यू खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, नीलाई, हमारे सेक्रेट फैमिली पिछले 3 सेंचुरी से है और हम ग्लोरी सिटी की 3 मेजर फैमिलीज में से एक है। तुम जैसे ऑर्डिनरी फैमिली वाला हमें बुरा भला नहीं बोल सकता। स्कारलेट फ्लेम एक्सप्लोजन इंस्क्रिप्शन हमारे एंसेस्टर ने बनाया था। शायद हमने जब इसे वापस से डिस्कवर किया तो हमसे थोड़ी गलती हो गई होगी साइटेशन देने में, जो तो बहुत कॉमन मिस्टेक है। नीला ये सुन सोचता है, सेक्रेट फैमिली से यही उम्मीद थी मुझे। ऐसी बेतुकी बातें कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं जब सिचुएशन बुरी हो जाती है। मेरी पिछली लाइफ में ये बंदा येजुन से इंगेज था, लेकिन जैसे ही ग्लोरी सिटी पे हमला हुआ था ये तुरंत भाग गया ग्लोरी सिटी छोड़ के। अपने आप को बड़े घर का और मुझे छोटे घर का कह के ये पक्का मुझे धमकी दे रहा है। फिर नीलाई कहता है, क्या शेन्यू इतना ना समझ है? अच्छा है, ग्लोरी सिटी का कानून बहुत सख्त है, वरना तो मुझे डर था कि सेक्रेट फैमिली मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। फिर नीलाई मुस्कुराता है और कहता है, सेक्रेट फैमिली 3 मेजर फैमिलीज में से एक है, तो मेरी सेफ्टी का ध्यान रखेगी ना, क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो आप सब समझ लेना कि ये किसने किया होगा। नीला हंसने लगता है। शेन्यू ये सुन चिल्लाता है, बदतमीज। तभी येजुन और निंजर भी हंसने लगती है। वाइस इंस्ट्रक्टर आते हैं डिवाइन लाइटनिंग फायर बुक लेके। वाइस प्रिंसिपल देखते हैं वो तीसरे वीआईपी अब क्या करेंगे। वो तीसरे वीआईपी 30वां पेज खोलते हैं और इंस्क्रिप्शन को देखते हैं। वही वाइस प्रिंसिपल सोचते हैं, कॉपी करना ये तो सेक्रेट फैमिली का बहुत बड़ा स्कैंडल है। तीसरे वीआईपी वही बुक को देखते हैं और सोचते हैं, ये बुक एंशियंट लैंग्वेज में लिखी हुई है, मुझे भी बस थोड़ी ही समझ आ रही है। वो कहते हैं, नीलाई को ये सब कैसे समझ आ रहा है, क्या टैलेंट है उसमें? तो वाइस इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि हमने जब रिकॉर्ड्स चेक किए तो नीलाई के पास सिर्फ रेड सोल रेल्म है। वो कहते हैं, इतनी बुरी बात है, इतनी नॉलेज है इसमें, लेकिन इसमें टैलेंट ही नहीं है, वरना इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता। वो वाइस प्रिंसिपल को कहते हैं, नीलाई के लिए स्कूल लाइब्रेरियन की पोस्ट तैयार करो। ये सुन वाइस प्रिंसिपल हाँ करते हैं और सोचते हैं, लॉर्ड नीलाई को बचाना चाहते हैं। आज के टाइम में ग्लोरी सिटी में सभी को बस अपने टैलेंट और स्किल की पड़ी है, कोई भी बैठ के क्लासिक्स को समझना ही नहीं चाहता। हालांकि नीलाई में टैलेंट कम है, लेकिन उसकी समझ एंशिएंट बुक को समझने में बहुत अच्छी है। अगर वो लाइब्रेरियन बन गया तो वो जितनी चाहे उतनी बुक्स पढ़ सकता है, और साथ ही होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट उसे सेक्रेट फैमिली से भी बचा के रखेगी। टीचर गुस्से में कहती है, मैं याद रखूंगी आज जो हुआ। नीलाई मुस्कुराते हुए सोचता है, एक प्रोफेसर सबके सामने अपने स्टूडेंट को धमकी दे रही है, क्या मजाक है ये। कोई ना, एक दिन मैं तुम सबको देख लूंगा। अभी मैं सेक्रेट फैमिली का ज्यादा सच नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अभी भी कमजोर हूँ। फिर क्लास की छुट्टी हो जाती है और कुछ बच्चे बात कर रहे रहते हैं। क्या तुम्हें पता है, बिगनर क्लास में एक बच्चे ने बताया कि सेक्रेट फैमिली ने इंस्क्रिप्शन कॉपी किया है, और फिर भी वो क्लास की टीचर सेक्रेट फैमिली की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। दूसरा कहता है, मैंने तो सुना है जब सेक्रेट फैमिली सिटी लॉर्ड से मिलने गई थी तभी भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। नीला ये सब सुन लेता है और मन ही मन हंसते हुए सोचता है, लगता है शेन्यू और येजुन की एंगेजमेंट भी नहीं होगी अब। फिर हमें दिखाते हैं टीचर शिंजी गुस्से में वाइस प्रिंसिपल की ऑफिस जाती है। वो कहती है, नीला ने जो आज मेरे साथ बदसलूकी की वो बहुत ही गलत थी, मैं चाहती हूँ कि आप उसे आज ही स्कूल से निकाल दे। वाइस प्रिंसिपल सोचते हैं, जितनी नॉलेज नीलाई के पास है, भले ही वो एक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट नहीं बन पाएगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इंसान जरूर बन सकता है। उसी के साथ नीलाई हमारे वीआईपी के भी नजरों में आ गया है, लेकिन शेन्यू भी सेक्रेट फैमिली से है, तो मुझे संभल के बात करनी होगी। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, मुझे इस मामले में थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे स्टूडेंट को निकाल देंगे तो होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट के लिए अच्छा नहीं होगा। टीचर शिंजी कहती है, क्या सोचना है इस बारे में, या तो नीलाई को निकालो या मैं वो क्लास को पढ़ाना छोड़ दूंगी। वाइस प्रिंसिपल सोचते हैं शेन्यू नहीं मानने वाली, और कहते हैं, अगर ये बात है तो मैं आपके लिए दूसरी क्लास अरेंज कराता हूँ। ये सुन के टीचर शिंजी को वाइस प्रिंसिपल पे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है ये सब नीलाई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो कहती है, कोई जरूरत नहीं है, समझ लो ये मैटर यहीं खत्म होता है। 2 महीने बाद जो एग्जाम होने वाला है, अगर उसमें नीलाई बॉटम 3 में आया तो उसे होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट के नियमों के अनुसार निकाल देंगे हम लोग। वाइस प्रिंसिपल हंसते हुए कहते हैं, मंजूर है मुझे। फिर टीचर गुस्से से ऑफिस से निकल जाती है। तो वाइस प्रिंसिपल सोचते हैं, शिंजियो सेक्रेट फैमिली से है तो खुद को ज्यादा ही बड़ा समझती है, कितनी ना समझ आई है। जितनी नॉलेज नीलाई के पास है उससे तो वो बॉटम 3 में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर वो आ भी गया तो लॉर्ड उसको पक्का रिक्रूट कर लेंगे। फिर हमें स्कूल की लाइब्रेरी दिखाते हैं, जहाँ पर नीलाई को स्कूल लाइब्रेरियन की जॉब मिल जाती है। वहाँ पर ये प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करता, फिर भी उसे 300 कॉइन्स मिलते हैं हर महीने। ड्यूजी नीलाई को कहता है, तुमने सेक्रेट फैमिली को गुस्सा दिलाया है, ये बुरा तो नहीं होगा ना? लिबा कहता है, किसका फर्क पड़ता है, हम लोग तो खुश है ना। नीलाई मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे दिमाग में कुछ चीजें चल रही है, हम आने वाले कुछ दिनों के लिए क्लास स्किप कर सकते हैं। मुझे लगता है टीचर शिंजी ये देख बहुत खुश होगी। ज्यूजुंग, जैंगमिंग और वीनैन, ये तीनों वही स्टूडेंट्स हैं जो नीलाई के साथ खड़े थे जब उसे पनिश किया था। हालांकि तीनों के पास रेड सोल रेल्म है, ये लोग बहुत पैशनेट है और ड्यूजी के साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़े थे ग्लोरी सिटी के लिए। भले ही नीलाई इनसे ज्यादा क्लोज नहीं था अपनी पिछली लाइफ में, ये सभी भरोसेमंद भाई लोग हैं। नीलाई बताता है उसने 6 बिगनर सोल क्रिस्टल्स लाए हैं और अभी उसे सबका नेचर चेक करना है। ड्यूजी सीट पे बैठते हुए कहता है,
नेचर टेस्ट करना है? वो तो हमने किया था ना जब स्कूल स्टार्ट हुई थी। नीला हंसते हुए कहता है, मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है। एक सोल क्रिस्टल जो यूज ना किया हो वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये एक इंसान की सोल रेल्म बहुत अच्छे से बता सकता है। जब दो या दो से ज्यादा लोग सेम बिगनर क्रिस्टल को यूज कर लेते हैं तो सोल क्रिस्टल की सेंसिटिविटी चली जाती है। वो सिर्फ इसका सोल रेल्म ग्रेड और सोल पावर ही बता सकता है। लुपा पूछता है, सोल रेल्म ग्रेड और सोल पावर के अलावा हम क्या टेस्ट कर सकते हैं? नीला उसे बताता है कि हम अपनी सोल रेल्म की फॉर्म और उसका एट्रीब्यूट्स भी देख सकते हैं। लुपाओ, वीनैन और ड्यूजी तीनों को ये बात समझ नहीं आती। नीला सभी को एक एक क्रिस्टल देता है और कहता है, इसे अपने पास ही रखना हमेशा। वो बताता है एक बिगनर सोल क्रिस्टल 500 तक की सोल फोर्स सह सकता है। उसके बाद हमें इंटरमीडिएट क्रिस्टल यूज करना पड़ता है। नीला जब ज्यूजुन को क्रिस्टल देने लगता है तो ज्यूजुन कहता है, एक सोल क्रिस्टल 1000 कॉइन से ज्यादा का होता है, इतना महंगा आइटम मैं कैसे ले सकता हूँ। जेंगफी और वीनैन भी कहते हैं, हम भी इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकते तुमसे। ड्यूजी उन्हें समझाता है, तुम इसे रख सकते हो क्योंकि नीला तुम्हें ये दे रहा है। हाँ, अगर तुम हमें भाई नहीं मानते तो अलग बात है। ये सुन सभी सोच में पड़ जाते हैं। फिर ज्यूजुन कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, थैंक्स नीला। जेंगफी बहुत इमोशनल हो जाता है और वो कहता है, आज से नीला तुम हमारे बड़े भाई हो। अगर तुम्हें कुछ भी करवाना हो तो बस हमें बोल देना और वो काम हो जाएगा। नीला हंसते हुए कहता है, तुम जैसे भाई लोग अगर मेरे साथ हो तो सभी चीज़ बहुत आसानी से हो जाएगी। फिर नीला ड्यूजी को कहता है, तुम शुरू करो ये टेस्ट, वैसे ही करना जैसे तुमने स्कूल के स्टार्ट में किया था। ड्यूजी अपनी एनर्जी सोल क्रिस्टल में इन्फ्यूज करता है और तभी वो सोल क्रिस्टल में कुछ फायरी येलो ऑब्स आ जाते हैं। लुबाओ क्रिस्टल को देख कहता है, ड्यूजी तुम तो बहुत इम्प्रूव हो गए हो, इतना जल्दी तुम्हारे पास 52 सोल पावर हो गई है। नीला बताता है ड्यूजी को उसके पास लाइटनिंग फायर एट्रीब्यूट है और उसकी सोल रेल्म का फॉर्म है हेवनली थंडर क्लाउड। नीलाई को याद आता है शायद इसी की वजह से इसका प्रैक्टिस स्पीड बहुत तेज था बाकी लोगों से इसकी पिछली लाइफ में। हेवनली थंडर क्लाउड और लाइटनिंग फायर टाइप टैलेंट दोनों ही परफेक्ट मैच है। बहुत बुरा हुआ था कि उसकी पिछली लाइफ में ड्यूजी ने सेक्रेट फायर इंस्क्रिप्शन प्रैक्टिस किया था। पता नहीं वो गोल्ड लेवल 1 तक कैसे पहुंच गया था। ड्यूजी पूछता है, लाइटनिंग फायर टाइप और हेवनली थंडर क्लाउड क्या होता है? नीला उसे समझाता है, जैसे हमारी सोल फोर्स के 7 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज और बाकी, वैसे ही हर इंसान के पास यूनिक कैरेक्टर और टैलेंट होता है। कुछ सोल रेल्म वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कुछ को कम। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि रेड सोल रेल्म वाले किसी काम के नहीं होते। अगर एक के पास उसके लायक कल्टीवेशन टेक्निक हो तो भले उसकी रेड सोल रेल्म क्यों ना हो, वो एक्सप्लोजिव पावर तक पा सकता है। जो लोग भी सोल रेल्म को लेवल में बांट लेते हैं वो सब बहुत बड़े बेवकूफ है। ये सुन सभी सोचते हैं, वो लेजेंडरी वॉरियर जिनने ग्लोरी सिटी बनाई थी, क्या वो सभी बेवकूफ थे? तो नीला फिर ड्यूजी को बताता है उसकी येलो सोल सी लाइटनिंग फायर कैटेगरी में आती है और हेवनली थंडर क्लाउड सोल से बहुत ही अच्छा है अगर वो फायर टाइप टेक्निक और इंस्क्रिप्शन फॉलो करे तो। जो तियानलिंग डेमन बीस्ट है वो इसके लिए बहुत ही सुटेबल रहेगा। अगर ये इससे मर्ज हो पाया तो उसका पोटेंशियल बहुत ही शॉकिंग होगा, लेकिन अगर ये गलत टेक्निक प्रैक्टिस करेगा तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा। ड्यूजी कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, ग्लोरी सिटी की लाइटनिंग फायर टेक्निक तो इनकम्प्लीट है। हालांकि वो क्लासिक में है लेकिन वो सब एंशिएंट लैंग्वेज में है। तभी ड्यूजी को याद आता है, अरे हाँ, मेरे साथ तो नीला है।